स्टार्टिंग में हमें एक हंसता खेलता चाइनीज शहर दिखाया जाता है जहाँ की टेक्नोलॉजी 2050 से कम की नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर धार्मिक और मॉडर्न लोग एक साथ शांति से जिंदगी बिताना पसंद करते हैं। एक दिन सिटी पर एक जाइंट फ्रॉग अटैक कर देता है जिसकी नेगेटिव एनर्जी उसके शरीर से भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिससे सिटी में तबाही मच जाती है। तभी एंट्री होती है अपने सुपर हीरोज जिन्हें सीरीज में इमोर्टल कहा गया है। वे लोग जाइंट फ्रॉग से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पावर्स फ्रॉग के सामने कमजोर पड़ जाती हैं, बल्कि फ्रॉग उनकी एक साथी को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है। उसे बाहर क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो मस्त होकर एक शॉप से नूडल्स का पैकेट लेता है और उसमें मसाला डालकर खाने लगता है। तभी हीरोज में से एक, जिसका नाम जू है, वो बच्चे को खतरे के बारे में वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज बच्चे तक नहीं पहुंच रही थी। जिसके बाद वो फ्रॉग के हमले से बचते हुए बच्चे को एक साइड में लेकर आता है और उसे अपने घर जाने के लिए कहता है। उसके बाद जू फ्रॉग से लड़ने के लिए जाता है। तभी सीन कट होता है और हमें बताया जाता है कि जू ने अकेले उस जाइंट फ्रॉग को हरा दिया है, जिसके कारण चाइना की एक मशहूर यूनिवर्सिटी के बाहर उसका स्टेचू भी बनाया गया है। फिर सीन पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है वंग की तरफ, जिसका कॉलेज में आज पहला दिन होता है तो कुछ सीनियर्स उसे बुली कर रहे थे। तभी अचानक से उन लोगों के बीच एक धमाका होता है, जो कि एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम सुन है उसने किया था, और उसका भी आज कॉलेज में पहला दिन होता है। उससे डरकर सीनियर वहां से भाग जाते हैं। आगे सुन वंग से फ्रेंडशिप करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वंग ठहरा सख्त लोंडा। वो सुन को मना तो करता है, साथ ही में वो उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ पैसे देकर चुपचाप वहां से चला जाता है। ये देखकर सुन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो पत्थर की बन जाती है, ये सोचकर कि कैसे कल के आए लड़के ने उसका पोपट बना दिया। जिसके बाद हम सभी स्टूडेंट्स को एक बड़े से हॉल के सामने देखते हैं। दरअसल यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि फ्रेशर स्टूडेंट्स किस क्लास में जाएंगे, क्लास ऑर्डिनरी या फिर क्लास इलाइट में। और इस चीज को डिसाइड किया जाता है एक फ्रॉग के स्पिरिचुअल फोर्स पर हिट करके। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ये उसी जाइंट फ्रॉग का स्पिरिचुअल फोर्स है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में इमोर्टल हीरोज के साथ लड़ते हुए देखा था। उसे इसी कैंपस में कैद करके रखा हुआ है। अब सभी स्टूडेंट्स एक एक कर फ्रॉग पर अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से हिट करने लगते हैं, जिसके कारण कुछ स्टूडेंट्स क्लास ऑर्डिनरी में जाते हैं और कुछ क्लास एलाइट में। और जब ये सब हो रहा था तभी जाइंट फ्रॉग हम ऑडियंस को बताता है कि पिछले 10 सालों से कॉलेज वाले फ्रेशर्स की पावर को जानने के लिए उसे ही यूज करते आ रहे हैं, जिस दौरान हर एक मुक्के से फ्रॉग मारने वाले की स्पिरिचुअल फोर्स में से थोड़ी फोर्स चुरा लिया करता था। और इस साल उसके पास इतनी स्पिरिचुअल फोर्स आ जाएगी कि वो अपने आप को कैद से छुड़ा सके। इसके बाद सुन अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए अंदर जाती है और वो सभी लोगों को अपनी पावर का नमूना दिखाते हुए फ्रॉग को इतनी जोर से हिट करती है कि फ्रॉग कुछ कदम पीछे चला जाता है। इसे देखकर मिस्टर वंग, जो सभी स्टूडेंट्स पर नजर रख रहे थे, वो भी हैरान हो जाते हैं और सुन क्लास इलाइट में सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद वंग की बारी आती है। वो अंदर जाते हुए सोचता है कि ऑर्डिनरी क्लास में सिलेक्ट होने के लिए उसे सिर्फ 400 पॉइंट कलेक्ट करने होंगे। और फिर जैसे ही वो फ्रॉग को हिट करने के लिए अंदर जाता है, तब फ्रॉग उसे देखकर डर जाता है और कहता है कि ये यहाँ पर कैसे आया। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब जू जाइंट फ्रॉग से लड़ने के लिए जा रहा था, तभी फ्रॉग ने उसे एक ही झटके में मारकर दूसरी तरफ फेंक दिया था। तभी वहां पर एक बच्चा आता है जो अपने नूडल्स का पैकेट लेने के लिए एक ही किक में जाइंट फ्रॉग को मार गिराता है। और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि वंग था। इसीलिए प्रेजेंट में वंग को देखकर जाइंट फ्रॉग की फट रही है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स बाकी स्टूडेंट से काफी ज्यादा हाई होती है। आगे वंग जाइंट फ्रॉग को काफी हल्के से मुक्का मारता है, लेकिन उसके इतने हल्के मुक्के से भी फ्रॉग की हालत काफी खराब हो जाती है। वो अपनी जगह पर पलट गया था। इसे देखकर बाहर खड़े लगभग सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं
जबकि जिस लड़के के बारे में हम लोग सोच रहे थे कि वो काफी वीक है, उसने एक ही मुक्के में जाइंट फ्रॉग की स्पिरिचुअल फोर्स को खत्म कर दिया। ये देखकर सुन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। इसके बाद मिस्टर वंग को क्लास एलाइट में ही डाल दिया जाता है। आगे हमें क्लास एलाइट का एक लेक्चर दिखाया जाता है, जहां पर वंग भी सभी स्टूडेंट्स के साथ बैठा हुआ था और सामने टीचर उन्हें किसी भी चीज को अपने समन करने की स्पेल सिखा रही थी, जिसे सब था। तब ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई खतरनाक चीज का समन कर रहा हो। लेकिन जब स्पेल खत्म होता है तब उसके हाथ में बच्चों की प्रिंसेस वाली चड्डी आती है। गाइस, ये तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। और यहाँ पर चूहिया नहीं बल्कि चेन की इज्जत निकल गई, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स उस पर काफी हंसते हैं। इसके बाद क्लास के सभी स्टूडेंट्स अपनी पावर का यूज करके कुछ न कुछ समन कर रहे थे। इस दौरान सुन एक स्पिरिचुअल बीस्ट यानी डॉग को समन करती है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल फोर्स इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो एक पूरे डॉग को समन कर सके, जिसके कारण वहां पर सिर्फ डॉग की हड्डियां ही आती हैं। अब क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने बेसिक मैजिक करना सीख लिया था, मगर टीचर नोटिस करती हैं कि वंग ने अभी तक किसी को समन नहीं किया। इसीलिए वो वंग को अपनी पावर का यूज करने का कहती हैं, जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी वंग अपनी स्पिरिचुअल फोर्स का यूज करके आसपास के किसी भी एलियन क्रिएटर को समन करता है। इसके कारण वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और सब लोगों के चेहरे देखने लायक थे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वंग ने जाइंट फ्रॉग को समन किया था, जो जू की कड़ी स्पेल में कैद था। वहीं जाइंट फ्रॉग वंग को एक बार फिर अपने सामने देखकर घबरा जाता है, और घबराए भी क्यों ना, वंग ने एक बार पहले ही अपनी स्पिरिचुअल फोर्स का यूज करके उसे हराया था, वो भी तब जब वो बच्चा था। और अब तो वो बड़ा हो चुका है और चाहे तो वो अपनी पावर का यूज करके फ्रॉग का नामो निशान मिटा सकता है। आगे जाइंट फ्रॉग को देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, मगर तभी टीचर फुर्ती दिखाते हुए सुन के समन किए हुए डॉग को जाइंट फ्रॉग की तरफ फेंकती हैं और अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से दोनों को कंबाइन करके एक फुल डॉग में कन्वर्ट कर देती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स को डॉग काफी पसंद आता है। लेकिन ये सब जाइंट फ्रॉग मिस्टर वैंग को हॉस्पिटल में दिखाने से होती है। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि किसी भी वक्त वैंग का जन्म हो सकता है। तभी नर्स घबराई हुई ऑपरेशन रूम से बाहर आती है, जिसे देखकर मिस्टर वैंग पूछते हैं, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? इस पर नर्स कुछ बोल पाती उससे पहले ही मिस्टर वैंग को उसके चेहरे को देखकर लगता है कि डिलीवरी के वक्त उनका बच्चा नहीं बच पाया। लेकिन तभी नर्स बताती है कि आपका बच्चा सही सलामत है, और हैरानी की बात तो यह है कि वो अभी से अपने पैरों पर चल रहा है। इस पर मिस्टर वैंग को पहले तो विश्वास नहीं होता, मगर जब छोटा वैंग खुद अपने पैरों पर चलकर वहां आता है, तब मिस्टर वैंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके कारण वो बेहोश भी हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वैंग के मॉम डैड को बात करते हुए देखते हैं। वो लोग वैंग के लिए ड्रैगन स्वॉर्ड लेकर आए थे, जो काफी एक्सपेंसिव और रेयर स्वॉर्ड मानी जाती हैं, जिसे अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो उसकी पावर्स गजब का काम करती हैं। आगे वैंग के डैड कहते हैं कि उन्होंने अपनी 6 महीने की सेविंग इस स्वॉर्ड को खरीदने के लिए स्पेंड की है। ये सब देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो वैंग से काफी प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के दिखाने के दांत अलग हैं और खाने के अलग हैं, क्योंकि जल्द ही हम देख पाते हैं कि वैंग के डैड इस स्वॉर्ड को बचपन से पाना चाहते थे, और अब वैंग के बहाने उन्होंने आखिर स्वॉर्ड खरीद ही ली। वहीं अगर हम वैंग की मोम की बात करें तो उन्होंने पैसा बचाने के लिए असली स्वॉर्ड की जगह पर नकली स्वॉर्ड खरीदी है, और इसके बारे में मिस्टर वैंग को भी कुछ नहीं पता होता। आगे वैंग के मॉम डैड उसे स्वॉर्ड पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वैंग उसे पकड़ने के लिए नखरे कर रहा था, क्योंकि उसे पता होता है कि स्वॉर्ड नकली है और अगर उसने पकड़ ली तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और इसे देखकर वैंग के मॉम डैड के बीच में झगड़ा भी हो सकता है। इसीलिए वैंग 1 सेकंड में 343 बार सोचकर अलग अलग पॉसिबिलिटी को देखता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, और फिर थोड़ी देर बाद वो अपना झूला खराब कर लेता है, जिसे देखकर उसके मॉम डैड का ध्यान उसकी तरफ जाता है
और वो लोग स्वॉर्ड को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वैंग बड़ा होता है उसकी पावर्स उतनी ही बढ़ती जाती हैं और उसने महज 6 साल की उम्र में जाइंट फ्रॉग को मार दिया था और ये सब उसके पेरेंट्स ने दूर से देख भी लिया था, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वैंग धीरे धीरे काफी शक्तिशाली हो रहा है और इसके कारण वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने काफी रिसर्च करने के बाद वैंग की पावर को कंप्रेस करने के लिए एक एम्यूलेट बनाया जो कि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को कंट्रोल में रखता था। लेकिन जैसे जैसे वैंग बड़ा हो रहा था एम्यूलेट का असर उसकी बॉडी पर कम होता जा रहा था, जिसके चलते वैंग की मॉम ने उसके लिए एक गोल्डन पिल यानी कि सोने का लड्डू देना शुरू कर दिया जो उसकी पावर्स को काफी हद तक कम करता था। इसके बाद हम वैंग के मॉम डैड को बात करते हुए देखते हैं। वो लोग सोच रहे थे कि पिछले कुछ सालों में वैंग की देखभाल करते हुए उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है। जैसा कि एक इंसिडेंस हम देखते हैं कि जब 6 साल की उम्र में वैंग का बर्थडे मनाने के लिए वे लोग केक लेकर आए थे और उसकी कैंडल्स बुझाने के लिए जब वैंग ने उस पर फूंक मारी थी तो पूरे ही घर में आग लग जाती है। वहीं स्कूल के बच्चों के साथ खेलते वक्त भी वैंग की स्पिरिचुअल फोर्स ने बच्चों की जबरदस्त वाट लगा दी थी। अब सीन पूरी तरीके से शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में आ जाता है, जहां पर स्कूल में सभी स्टूडेंट्स क्लास का प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट मांग रहे थे और इसके लिए वो अजीब अजीब तरीके के रास्ते भी आजमा रहे थे। लेकिन अपने हीरो वैंग को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो सीधे शॉप में नूडल्स के पैकेट खरीदने के लिए जाता है। लेकिन तभी एक डैशिंग आदमी आकर शॉप के सारे पैकेट खरीद लेता है और स्टूडेंट्स को बताता है कि उन्हें जो चाहिए वो फ्री में लेकर जा सकता है, बदले में बस उन्हें सुन को वोट देना होगा। ये बात सुनकर बाकी के कॉम्पिटिटर्स को जरा भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहां पर सुन आ जाती है जो अपनी चार्म और मीठी मीठी बातों से सभी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ करना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग उसकी बात नहीं मानते। तभी वैंग, जिसे सिर्फ नूडल्स के पैकेट चाहिए थे, वो सुन को वोट देने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी बात सुनकर और भी स्टूडेंट्स सुन को वोट देने के लिए आगे आ जाते हैं। और जो वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, सुन उन्हें सिडेक्टिव मैजिक से अपने वश में कर लेती हैं, जिससे अब वे लोग भी उसे वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये सब पॉसिबल हुआ था सिर्फ और सिर्फ वैंग की वजह से, इसीलिए सुन उसे ढूंढने लग जाती है। तभी उसका बॉडीगार्ड कहता है कि वो तो कब का यहाँ से चला गया और उसने आपको ये सोने का लड्डू देने के लिए कहा, जो कि असल में वैंग की मॉम ने उसे खाने के लिए दिया था ताकि उसकी पावर कंप्रेस हो जाए। अब ये जानने के बाद कि वैंग ने उसे सोने का लड्डू दिया है, सुन को लगता है कि वैंग उसे पसंद करता है। इसके बाद हमें सीधे क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मिस्टर वैंग जैसे ही क्लास में इंटर होते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स को देखकर समझ जाते हैं कि सुन ने सभी पर सिडक्टिव मैजिक का यूज किया है। इसीलिए आज वो क्लास में सिडक्टिव मैजिक का यूज करना सिखाते हैं। आगे वो बताते हैं कि कई सालों पहले सिडक्टिव मैजिक का यूज करना स्टार्ट हुआ था और ये मैजिक जितना फायदेमंद है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इस मैजिक का यूज करके हम सामने वाले को अपना फैन बना सकते हैं और जो चाहे उससे करवा सकते हैं। तभी गुओ पूछता है कि इस मैजिक से कैसे बचा जा सकता है। इस पर मिस्टर वैंग कहते हैं कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग पावर वाला इंसान ही अपने आप को इस स्पेल से बचा सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि क्लास में वैंग के अलावा सभी स्टूडेंट्स सुन के कंट्रोल में थे और ये सब हम बता सकते हैं क्योंकि उन सभी के ऊपर सुन का नाम लिखा हुआ था जो वैंग के ऊपर नहीं था। तभी सुन अचानक से वैंग की तरफ देखती है जो कि पहले से ही उसकी तरफ देख रहा था और उसे देखकर सुन शर्मा जाती है। वहीं वैंग सोच रहा था कि जो लड्डू मैंने सुन के बॉडीगार्ड को उसे देने के लिए दिए थे, शायद वो बॉडीगार्ड ने उसे दिए नहीं और इसीलिए वो सुन से लड्डू के बारे में पूछता है। साथ ही में वो उससे नूडल्स के पैकेट के लिए थैंक्स भी बोलता है और वो ये सब इशारों में कह रहा था। इन सब इशारों से सुन को लगता है कि वैंग उससे लड्डू के बारे में बात कर रहा है और ये भी कि लड्डू खाने पर उसकी पावर बढ़ जाएगी और इसीलिए वो बिना देरी किए लड्डू खा जाती है, जिसे देखकर वैंग के चेहरे पर 12 बज जाते हैं क्योंकि उसे पता था कि लड्डू खाने पर पावर कम हो जाती है, जो कि उसकी मॉम ने स्पेशली उसके लिए बनाए थे। लेकिन अब तो वो सुन खा चुकी थी। अब इस लड्डू का असर ऐसा होता है
कि सुन की पावर्स का असर कम हो जाता है और जो सिडक्टिव स्पेल उसने स्टूडेंट्स पर किया था वो भी टूट जाता है। और पावर कम होने की वजह से सुन काफी ज्यादा कमजोर भी हो जाती है। तभी टीचर उसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सामने बुलाती है, लेकिन सुन तो ठीक तरीके से अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रही थी और इसी के कारण उसका बैलेंस जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी वैंग किसी हीरो की तरह आकर उसे बचा लेता है। लेकिन सुन की बुरी किस्मत, तभी टीचर वैंग को आवाज लगाते हैं, जिसे सुनकर वैंग सीधा खड़ा हो जाता है और सुन नीचे गिर जाती है। इसके बाद टीचर अनाउंस करते हैं कि चैन को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, जिसे सुनकर चैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं जब स्कूल छूटने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपने घर जा रहे थे, तभी हम मिस्टर वैंग को किसी से फोन पर बात करते हुए देखते हैं। वो सामने वाले को वैंग के बारे में बता रहे थे कि कैसे आज उसने सुन के सिडक्टिव स्पेल को बड़ी आसानी से तोड़ दिया, और ये भी कि मुझे नहीं लगता कि वैंग एक आम बच्चा है, उसमें जरूर कोई स्पेशल पावर है। वहीं हम देखते हैं कि मिस्टर वैंग ये सब जू को बता रहे थे, जिसे हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में देखा था। वहीं दूसरी तरफ सुन घर आने पर भी एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में कोई टेस्ट होने वाला है और उसके लिए चैन अपने घर से एक बड़ा सा बर्तन लेकर आया है ताकि वो उसमें सोने के लड्डू बनाकर सुन को इम्प्रेस कर सके। तभी वहां पर एक बड़ी सी कार आती है, बॉडीगार्ड्स की लाइन लगती है, रेड कारपेट बिछाया जाता है और कार में से सुन बाहर निकलती है, जिसे देखकर चैन उसे आवाज लगाता है, लेकिन सुन उसे इग्नोर करके सीधे अपने हीरो वैंग के पास आती है और बेचारा चैन शर्मिंदगी से पत्थर की तरह जम जाता है। अब जैसे ही सुन वैंग को आवाज लगाती है, तब वैंग देखता है कि सुन के माथे पर किसी तरह का सिंबल बना हुआ है और उस सिंबल को मिटाने के लिए वो सीधे सुन को टच करता है। और ये सीन देखकर सुन के सारे बॉडीगार्ड्स की आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि वैंग ने सिंबल को मिटाने के लिए सुन को टच किया था। और जैसे ही सिंबल मिट जाता है, वैंग चुपचाप वहां से चला जाता है और हम सुन को देखते हैं, वो शर्म से लाल पीली हो रही थी। उसे लग रहा था कि वैंग उसे पसंद करता है। इसके बाद हम सीधे क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर टीचर सभी को सोने के लड्डू बनाने की बेसिक रेसिपी सिखाने वाली है। वो सभी को कहती हैं कि जैसे जैसे मैं करती हूँ उसे फॉलो करते जाओ, लेकिन वो इतनी तेजी से रेसिपी बताकर खत्म करती हैं कि स्टूडेंट्स में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद वे लोग टीचर को कुछ नहीं कहते और बुक में से पढ़कर सोने के लड्डू बनाने में लग जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि सभी लोग कुछ ना कुछ अपने घर से लेकर आए थे, जैसे कि सुन एक बड़ी सी रिफाइनिंग मशीन लेकर आई थी, वेंग एक माइक्रोवेव ओवन और गुओ एक स्पेशल कॉपर से बना हुआ बर्तन लेकर आया था, जिसकी तरफ सारे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि टीचर भी। तभी चेन का लोहे का बर्तन ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि चेन ने उसमें कुछ ज्यादा ही इंग्रेडिएंट्स डाल दिए थे, जिसे देखकर चेन भागता हुआ क्लास से बाहर चला जाता है। इसके बाद टीचर सभी को एक ब्रेक लेने को कहती है, क्योंकि सोने के लड्डू बनने में टाइम लगने वाला है। अब जब क्लास में कोई नहीं होता, तभी डॉग, जो कि असल में जाइंट फ्रॉग था, वो गुओ के बर्तन को खाने के लिए आता है, क्योंकि उसकी एनर्जी उसे अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन तभी वहां पर वेंग आ जाता है। दरअसल उसे शक हो गया था कि डॉग कुछ ना कुछ जरूर करने वाला है, लेकिन वेंग कुछ कर पाता उससे पहले ही डॉग खिड़की से छलांग लगा देता है। वेंग भी उसके पीछे जाता है। तभी हम देखते हैं कि डॉग छलांग लगाकर नीचे के फ्लोर पर आ गया था, लेकिन वेंग सीधे नीचे चला जाता है। ये सोचकर डॉग काफी खुश होता है कि उसने वेंग को चकमा दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब डॉग पीछे देखता है तब वहां पर वेंग खड़ा था, जिसके बाद वेंग डॉग को मारकर फ्लोर से नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ हम चेन को देखते हैं, वो लगातार तेजी से ग्राउंड के चक्कर लगा रहा था, जिसके कारण वहां खड़ी लड़कियों के स्कर्ट्स हवा में उड़ने लगते हैं। दरअसल चेन को डर लग रहा था, क्योंकि जो बर्तन ब्लास्ट हुआ वो एक पुश्तैनी बर्तन था और काफी मिन्नतों के बाद उसके डैड ने उसे स्कूल ले जाने के लिए अलाउ किया था। साथ ही में धमकी भी दी थी कि अगर बर्तन को कुछ हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंग गुओ के बर्तन को साफ करके उसे वापस अपनी जगह पर रखने जाने ही वाला था कि तभी गुओ उसे देख लेता है और गलत समझ बैठता है कि वेंग उसके टेस्ट को खराब करना चाहता है, इसीलिए वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। इधर दूसरी तरफ भागते भागते चेन का दिमाग खराब हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी के वश में हो। साथ ही में
वो अजीब अजीब बातें भी सोच रहा था, जैसे कि सुन उसे नहीं बल्कि वैंग को पसंद करती है, और क्लास का प्रेसिडेंट होने के बावजूद वो सिंपल सा सोने का लड्डू नहीं बना पाया। इसके बाद वो उसी हालत में वैंग की तरफ जाता है। तो इस तरफ वैंग गुओ को सारी सच्चाई बताता है कि ये सब डॉग का किया कराया है, वो तो बस उसे वापस रखने के लिए जा रहा था। लेकिन गुओ उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और अपना बनाया हुआ पॉइजन उसकी तरफ शूट करता है। इस पॉइजन से वैंग तो आसानी से बच जाता है, लेकिन वो पॉइजन सीधा पीछे से आ रहे चैन के मुंह में चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर गुओ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वैंग खुद को संभालते हुए चेन को अपने मैजिक से ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन गुओ उसे चेन को छूने तक नहीं देता, क्योंकि अब वो उस पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद दोनों चेन को उठाकर क्लासरूम में लेकर आते हैं, जहां पर गुओ बताता है कि पॉइजन ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर हमने उसे चेन की बॉडी से जल्द नहीं निकाला तो चेन की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। इसीलिए गुओ वैंग को इस पॉइजन का एंटीडोट बनाने के लिए कहता है। आगे गुओ जैसे जैसे कह रहा था, ठीक वैसे वैसे वैंग इंग्रेडिएंट लेकर एंटीडोट बनाने में लग जाता है। अब वे लोग एंटीडोट बनाकर उसे हीटिंग के लिए गुओ के बर्तन में डाल देते हैं, लेकिन उसे तो पूरी तरह से तैयार होने में 4 घंटे लगने वाले थे और उनकी टीचर क्लास में 2 घंटे में आने वाली है। ये सोचकर गुओ काफी परेशान हो जाता है। तभी हम डॉग को देखते हैं, वो एक बार फिर चुपके से गुओ के बर्तन को खाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार टाइम रहते गुओ उसे देख लेता है और अपने मैजिक से उसे उठाकर फेंकता है। तभी वे लोग देखते हैं कि जिस हीटिंग प्रोसेस को टाइम लगने वाला था वो 2 मिनट में ही स्टार्ट हो गई है। इससे दोनों समझ जाते हैं कि डॉग के पास टाइम को आगे पीछे करने की स्पिरिचुअल फोर्स है। इसीलिए वे उसे टॉर्चर करके अपना काम पूरा करते हैं, जिसके कारण जो एंटीडोट 4 घंटे में रेडी होने वाली थी वो 2 मिनट में ही रेडी हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि गुओ ने 2 एंटीडोट्स बनाई थी ताकि वे लोग एक डॉग पर यूज करके देख सके कि वो काम करता है कि नहीं। इसके बाद दोनों डॉग पर एंटीडोट का यूज करते हैं और वो काम भी करता है। इसीलिए वे लोग चैन को एंटीडोट दे देते हैं, लेकिन तभी गुओ के टीचर के आने की आवाज सुनाई देती है। तो वो वैंग के ऊपर सब कुछ छोड़कर टीचर को रोकने के लिए बाहर जाता है, ताकि उतने टाइम में वैंग चैन को छुपा दे। और ऐसा ही होता है। जब टीचर क्लास के अंदर आती है तो वहां पर चैन नहीं था। आगे टीचर सबसे पहले गुओ का बर्तन देखती हैं, जिसमें से एक परफेक्ट कंडीशन में सोने का लड्डू बाहर निकलता है और वैंग के माइक्रोवेव ओवन में से टूटा हुआ लड्डू निकलता है। ये सब देखकर गुओ को लगता है कि वैंग ने अपना बनाया हुआ सोने का लड्डू उसके बर्तन में डाल दिया और चेन का एक्सप्लोड हुआ सोने का लड्डू अपने में रख दिया। वैंग को ऐसा करते हुए देख गुओ को काफी अच्छा लगता है और वो उसे अपना सच्चा दोस्त मानने लगता है। लेकिन हम ऑडियंस देख पाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि जो लड्डू वैंग की माइक्रोवेव ओवन से निकला वो उसी ने बनाया था और जो सोने का लड्डू गुओ के बर्तन में से निकला वो गुओ ने ही बनाया था। दरअसल जब वैंग ने डॉग के पास से गुओ का बर्तन लिया था तब उसने सोने का लड्डू उसमें से नहीं निकाला था, वो उसी के अंदर था और एंटीडोट बनाने की प्रोसेस में वो बराबर हीट हो गया। अगले सीन में हम चेन को देखते हैं, वो अपने बर्तन के अंदर सो रहा था और जब उसे होश आता है तो गुओ उसे बताता है कि वैंग ने अपने मैजिक से तुम्हारे बर्तन को ठीक कर दिया है। इसे देखकर चेन भी वैंग को अपना अच्छा दोस्त मानने लगता है। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग फायरवर्क्स को दिखाने से होती है, जिसे सुन और वैंग एक साथ एंजॉय कर रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह कैसे हुआ। यही चीज जानने के लिए हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर सुन वैंग को उसके साथ अगले दिन डेट पर चलने के लिए पूछ रही थी, लेकिन वैंग उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम दो लोगों को देखते हैं। दरअसल ये लोग कॉन्ट्रैक्ट किलर है और उनको सुन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी कि वैंग उन्हें देख लेता है और अपने मैजिक का यूज करके शूटर को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे वो सून को शूट नहीं कर पाते। इस तरफ सून फ्रस्ट्रेट होकर जोर से वैंग को उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है,
जिसे सुनकर आसपास के सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं और बेचारा चेन तो रोने ही लगता है। ठीक उसी वक्त टीचर वेंग को आवाज लगाते हैं और अपना नाम सुनकर वेंग हाँ में जवाब देता है। यह सुनकर सुन को ऐसा लगता है कि वेंग ने उसके साथ डेट पर चलने के लिए हाँ बोला है। दूसरी तरफ शूटर्स अपनी बॉस को इन्फॉर्म करते हैं कि आज वे लोग सुन को शूट नहीं कर पाए, जिसके जवाब में बॉस अगली बार ट्राई करने का कहती है। इधर वेंग टीचर के साथ उनके पीछे जाने लगता है तो सुन भी उसका पीछा करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वेंग भी उसे पसंद करता है और इसीलिए उसने डेट पर चलने के लिए हाँ बोला था। अब क्योंकि सुन स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी, इसीलिए स्टूडेंट्स उसकी फोटो खींचने लगते हैं और सोशल मीडिया पर वेंग और उसके रिलेशन के बारे में पोस्ट करते हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट किलर के बॉस भी उसे देख लेते हैं। अगले सीन में हम वेंग को स्कूल के हेडमास्टर जू के सामने देखते हैं, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। आगे जू वेंग को पूछता है कि तुम वही 6 साल के बच्चे हो ना, जिसने सालों पहले सिर्फ एक किक से जाइंट फ्रॉग को मार गिराया था। जू की बात सुनकर वेंग हैरान हो जाता है कि जू को कैसे पता कि मैं वही बच्चा हूँ। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता, जू अपने घुटनों के बल बैठकर वेंग को मास्टर कहकर पुकारता है। दरअसल वो वेंग की पावर्स देखकर उसका फैन हो गया था, मगर वेंग ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए वो याददाश्त भुलाने का मैजिक यूज करता है। लेकिन वो उसकी पावर सिर्फ 50% ही रखता है, क्योंकि अगर उसने 100% पावर जू पर यूज की तो उसका मेमोरी लॉस भी हो सकता है, इसीलिए वो सिर्फ 50% ही यूज करता है। इसके बाद जब वेंग शांति से नूडल्स खा रहा था, तभी डॉग वहां आकर उसे शूटर्स के बारे में इन्फॉर्म करता है, क्योंकि उसने शूटर्स को सुन को टारगेट करते हुए देख लिया था। अब अगली मॉर्निंग जब वेंग अपने घर पर था, तभी सुन वहां आकर उसे डेट पर चलने के लिए कहती है, वो भी डरावने अंदाज में। मगर जल्दी हमें पता चलता है कि ये सिर्फ वेंग का सपना था। लेकिन उसका यह सपना सच हो जाता है, क्योंकि सुन डजन भर बॉडीगार्ड के साथ वेंग का बाहर इंतजार कर रही थी। वहीं नीचे आकर जब वेंग ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब वो सोचता है कि उसके मॉम डैड उसे सून के साथ डेट पर जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम्हें किसी लड़की को इस तरह से वेट नहीं करवाना चाहिए। और जब वेंग उनकी बात नहीं सुनता, तब वो दोनों वेंग को घर से बाहर निकाल देते हैं। आखिर में वेंग के पास सून के साथ जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। इसके अलावा वो सून को शूटर से बचाना भी चाहता था और इसीलिए वो सून के साथ जाने के लिए तैयार होता है और फिर वो दोनों डेट पर जाने के लिए निकलते हैं। आगे हम देखते हैं कि शूटर्स उन दोनों पर दूर से नजर रखे हुए थे और सेम टाइम पर उनकी बॉस कहती है कि तुम दोनों के पास ये आखिरी चांस है सून को खत्म करने का, और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम दोनों की खैर नहीं। इस तरफ सून वेंग को एक सुंदर से गार्डन में लेकर आती है, जो कि असल में उसी की फैमिली की प्रॉपर्टी थी। वहीं उन दोनों का पीछा करते हुए शूटर्स भी वहां तक आ गए थे और उन्होंने ऑलरेडी सून के सारे बॉडीगार्ड्स को ठिकाने लगा दिया था। आगे हम देखते हैं कि जब सून और वेंग एंजॉय कर रहे थे, तभी उन शूटर्स में से एक सून की तरफ गोली चलाता है, मगर गोली सून तक पहुंचती उससे पहले ही वेंग उसे अपने दांतों से पकड़ लेता है और फिर अपनी पावर से गोली को इतनी तेजी से शूटर की तरफ फेंकता है कि शूटर हवा में उड़ जाता है। इसी दौरान सून ने वेंग की रियल पावर देख ली थी, इसीलिए वेंग उस पर भूलने वाला स्पेल यूज करता है। इसके बाद शूटर्स कई बार सून को मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन हर बार वेंग बीच में आकर उनकी वाट लगा दिया करता था। साथ ही में वो सून की याददाश्त भी मिटा रहा था, ताकि उसे कुछ याद ना रहे। वहीं शूटर्स इससे परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद अगले सीन में सून वेंग को फेरी व्हील में चलने के लिए कहती है, जिस पर वेंग मान जाता है, ये सोचकर कि उन्हें शूटर से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उनके जाते ही शूटर्स भी उनके पीछे व्हील पर चढ़ जाते हैं। ये सब जू ने देख लिया था और वेंग यानी कि अपने मास्टर को खतरे में देखकर वो तुरंत इमोर्टल हीरोज को कॉल करके बुलाते हैं। इस तरफ जब सून और वेंग अपनी बातों में बिजी थे, तभी शूटर्स वहां आकर दोनों को गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर सून काफी घबरा जाती है, लेकिन वेंग शांति से बैठा हुआ था। दरअसल वो ये सोच रहा था कि शूटर्स के आने से उसे सून की बकबक नहीं सुननी पड़ेगी।
अब सून शूटर्स को देखकर समझ जाती है कि उन्हें किसने और क्यों भेजा है। इसीलिए वो शूटर्स के सामने खड़ी होकर कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने आए हो तो मार डालो, लेकिन मेरे दोस्त को यहाँ से सही सलामत जाने दो। सून ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसी के डेट पर जाने की जिद की वजह से वेंग की जान खतरे में आई थी। ये सब देखकर हम ये भी समझ पाते हैं कि सून अब वेंग को सच्चा प्यार करने लगी है, और ये सब वेंग भी महसूस कर रहा था। इसीलिए वो गुस्से में खड़ा होता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और चमक रही थी, जिसे देखकर शूटर्स की फटकर 4 हो जाती है। तभी वेंग अपने मैजिक का कमाल दिखाते हुए उन दोनों को हवा में फेंक देता है, और जादू से बनी हुई एक फिनिक्स आकार उन दोनों शूटर्स को काफी अच्छा मजा चखाती है। हम देखते हैं कि ये सब नीचे से जू देख रहे थे। वो वेंग की बढ़ती हुई खतरनाक पावर को देखकर समझ जाते हैं कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है और उसके पास असीम शक्तियां हैं जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं ऊपर फेरी व्हील्स पर सुन ने वेंग की रियल पावर्स देख ली थी, लेकिन इसके बावजूद वेंग इस बार उसकी याददाश्त नहीं मिटाता और उससे प्रॉमिस लेता है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगी। ये सीक्रेट उन दोनों के बीच में ही रहेगा, जिस पर सुन मान जाती हैं और फिर वो दोनों फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं। और गाइस, ये वही सीन होता है जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। वेंग फायरवर्क्स देखने में बिजी था तो सुन उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने में। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग लेडी बॉस को दिखाने से होती है। ये वही है जिसने पिछले पार्ट में सून को ठिकाने लगाने के लिए 2 आदमियों को भेजा था, लेकिन क्योंकि वो लोग मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए, इसीलिए लेडी बॉस काफी ज्यादा गुस्से में थी, जिसके चलते वो अपने एक आदमी को ठिकाने लगा देती है और शेडो किल का ऑर्डर इशू करती हैं। ये सुनने के बाद वहां पर बैठा एक आदमी पूछता है कि शेडो किल ऑर्डर प्राइमरी लोगों के लिए यूज किया जाता है, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब यह सुनने के बाद लेडी बॉस की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, जिसे देखकर सब लोग शेडो किल ऑर्डर इशू करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक रोबोटिक ड्रोन को देखते हैं, जिसके थ्रू लेडी बॉस सून पर नजर रख रही थी और सून दीवानों की तरह वेंग को पीछे से आवाज लगा रही थी। लेकिन वेंग ठहरा सख्त लोंडा, वो सून की तरफ मुड़कर तक नहीं देखता। थोड़ी देर बाद गुओ और चेन सून से पूछते हैं कि कल तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या, क्योंकि तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने हमें चारों तरफ से घेर रखा था। तभी टीचर वहां आकर कहते हैं कि कल सून और वेंग पर जिन लोगों ने हमला किया था वो लोग आज भी एक्टिव हैं और स्कूल पर हमला कर सकते हैं। यह सुनकर सून कहती है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। तभी जू आकर कहते हैं कि तुम्हें इसलिए कुछ याद नहीं क्योंकि मैंने उन लोगों को सीक्रेटली पकड़ लिया था। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि वेंग ने जू पर याददाश्त भुलाने वाला स्पेल यूज किया था और बस इतना ही याद रखने के लिए कहा था कि जो लोग सून को मारने के लिए आए थे उसे जू ने डिफेंड किया था। अब प्रेजेंट में जू कहता है कि सून की सुरक्षा के लिए उन्होंने स्कूल की सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी है। साथ ही में वो उन लोगों को शेडो ऑर्गेनाइजेशन का शेडो किल ऑर्डर दिखाते हैं, जिसके ऊपर जिसका भी नाम लिखा होता है वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता, और इस बार उस पर सून का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर सून काफी ज्यादा डर जाती है, मगर जू उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके बाद जू सभी को अपने ऑफिस लेकर जाते हैं और रास्ते में जाते हुए कहते हैं कि स्कूल की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि उनकी परमिशन के बिना वहां पर एक मक्खी तक नहीं आ सकती। तभी वहां पर एक मक्खी आ जाती है, जिसे देखकर जू के स्नाइपर उसे मार गिराती हैं। हम देखते हैं कि ये वही रोबोट ड्रोन था जिसके थ्रू लेडी बॉस उन लोगों पर नजर रख रही थी। अब लेडी बॉस ने उन लोगों की सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए वो तुरंत शेडो किल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए कहती हैं। इसके चलते स्कूल की जमीन फाड़कर हैमरमैन बाहर निकलता है, जो कि काफी आसानी से स्कूल में तैनात गार्ड्स को ठिकाने लगा रहा था। जैसे हम चाय में पड़ी मक्खी को निकाल फेंकते हैं, ठीक वैसे ही। और ये सब कैमरे के जरिए जू और टीचर देख रहे थे, जिसे देखकर टीचर वेंग और सभी को कहते हैं कि जब तक जू और मैं यहाँ पर हैं, तब तक तुम लोगों को कुछ नहीं होगा।
लेकिन ये चारों वहां पर ऐसे बैठे थे जैसे वो लोग बाहर पिकनिक मनाने के लिए आए हो। वो लोग ग्रुप में एक दूसरे के साथ चैटिंग कर रहे थे। तो टीचर उसी ग्रुप में मैसेज करके उन्हें सिचुएशन की गंभीरता समझाता है। इसके बाद टीचर कॉरिडोर में तैनात रॉयल गार्ड्स को हमले के बारे में बताते हैं, जिस पर गार्ड एटीट्यूड में कहते हैं कि हम एलाइड गार्ड से हैं और कोई हम पर हमला करने की जरूरत नहीं करेंगे। लेकिन तभी शेडो किल ऑर्डर का सेकेंड मेंबर गैसमैन उन पर टॉक्सिक गैस से हमला करता है, जिसे देखकर वे लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। तभी कोई गैसमैन पर गोली चलाता है, लेकिन गैसमैन उससे काफी आसानी से बच जाता है। वो गोली इतनी तेजी से दीवार में लगती है कि दीवार ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन जल्दी हमें पता चलता है कि वो कोई बंदूक की गोली नहीं बल्कि नॉर्मल सा चोक था, जिसे टीचर ने गैसमैन की तरफ फेंका था। दूसरी तरफ हम शेडो किल ऑर्डर के लीडर इनविजिबल मैन को देखते हैं। वो इनविजिबल होकर जू के केबिन के ऊपर खड़ा था। इस तरफ वेंग को नूडल्स पर चल रहे ऑफर के बारे में पता चलता है, तो वो कुछ नूडल्स के पैकेट ऑर्डर करता है जो कि 15 मिनट में डिलीवर होने वाले थे। यह देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि वेंग इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी नूडल्स के बारे में सोच रहा है। इधर गैसमैन अपने वेपन से टीचर पर कई हमले करता है, लेकिन टीचर उन सब हमलों से आसानी से बच रहे थे। लेकिन जब वो अगली बार टीचर पर हमला करता है, तब उसके वेपन्स बड़े होकर टीचर को घेर लेते हैं, जिससे वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि टीचर ने उसके इस हमले को भी अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से रोक लिया था। ये देखकर गैसमैन घबरा जाता है और पॉइजन गैस का यूज करके वहां से भागने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वेंग को अपने नूडल्स के पैकेट आने का मैसेज आता है, तो वो उसे बाहर लेने के लिए जाता है। इधर गैसमैन भागते हुए अचानक से दरवाजे से टकराकर नीचे गिर जाता है, और जिसने दरवाजा खोला था वो और कोई नहीं बल्कि वेंग था, जो डिलीवरी लेने के लिए जा रहा था। आगे वो गैसमैन को सॉरी बोलकर वहां से निकल जाता है। तभी टीचर वहां आकर गैसमैन को कहते हैं कि क्लास अभी बाकी है, जिसे सुनकर गैसमैन काफी ज्यादा घबरा जाता है। इस तरफ हैमरमैन सभी गार्ड्स को ठिकाने लगाकर वहां से जा ही रहा था कि तभी उसके सामने डॉग आ जाता है। दोनों एक दूसरे को पहले तो गुस्से से देखते हैं, लेकिन तभी हैमरमैन को डॉग काफी क्यूट लगता है, तो वो उसे टच करता है। मगर तभी डॉग मौका मिलते ही उसके हाथ पर काट लेता है, जिसे देखकर हैमरमैन उसे दूर फेंक देता है। और तभी उसे पता चलता है कि डॉग ने उसकी स्पिरिचुअल फोर्स अपने में ट्रांसफर कर ली है, जिसके कारण वो बुढ़ा होने लगता है। वहीं हैमरमैन की स्पिरिचुअल फोर्स मिलने पर डॉग जाइंट फ्रॉग में बदल जाता है, और वो हैमरमैन पर हमला करने ही वाला था कि हैमरमैन वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन बूढ़ा होने के कारण उसकी हड्डियां जवाब दे देती हैं, जिसके बाद जाइंट फ्रॉग उस पर हमला करता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर इसी तरह सभी लोगों ने मिलकर शेडो किल ऑर्डर के 2 मेंबर को हरा दिया था। अब बस इनविजिबल मैन बचा है। तभी वेंग वहां आता है जहां पर इनविजिबल मैन छुपा हुआ था। वेंग कहता है, तो तुम यहाँ पर छुपे हुए हो? ये सुनकर इनविजिबल मैन घबरा जाता है, लेकिन जल्द ही वो वेंग को डिलीवरी लेते हुए देखता है और सोचता है कि वेंग इसके बारे में बात कर रहा होगा। इस पर वेंग जवाब देता है कि नहीं, मैं तुमसे ही बात कर रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। आगे वेंग ये भी बताता है कि तुम्हारे शेडो किल ऑर्डर के सभी मेंबर पकड़े जा चुके हैं और अब सिर्फ तुम ही बचे हो। और मुझे ये बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि तुम लोग इस मिशन में फेल हो गए हो। अब ये सब सुनकर इनविजिबल मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सारी पावर्स का यूज करते हुए वेंग पर हमला करता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन इससे वेंग को एक खरोच तक नहीं आई थी। ये देखकर इनविजिबल मैन हैरान रह जाता है कि किसी की इतनी खतरनाक स्पिरिचुअल फोर्स कैसे हो सकती है। इसके बाद जू वहां पर आता है और वेंग उस पर याददाश्त भुलाने की स्पेल यूज करता है और कहता है कि सारे असैसिन्स को मैंने नहीं बल्कि तुमने हराया है। इसके बाद सुन, गुओ और चेन वहां पर आते हैं। जू ने बताता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि वेंग उनके हाथों में जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन हम ऑडियंस को पता है कि वो नाटक कर रहा है। अब इसके कुछ टाइम बाद न्यूज पर बताया जाता है कि जू ने अकेले ही शेडो किल ऑर्डर के सभी मेंबर को ठिकाने लगाया है। और फिर इसी के साथ
ये एपिसोड खत्म हो जाता है। 这可是相当消耗资源。 तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वैंग को बेड पर दिखाने से होती है। दरअसल पिछले पार्ट में उसने जख्मी होने का नाटक किया था, जिसके कारण उसके सभी दोस्तों को लगता है कि वो सच में बीमार है। इसीलिए सुन घर पर ही उसका बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट करवाती है। तभी वैंग की मॉम उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और कहती है, अब काफी टाइम हो चुका है तुम्हें बीमार होने का नाटक करते हुए, 10 दिन हो गए हैं, अब तुम्हें अपना ये नाटक बंद कर देना चाहिए। इस पर वैंग कुछ नहीं बोलता। इसके थोड़ी देर बाद वैंग के डैड उसे बताते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे मिलने आए हैं, जिसे सुनकर वैंग वापस अपने बेड पर सो जाता है। गुओ वैंग को अपने पेट बर्ड से मिलवाता है, जो वैंग की नकल कर रहा था, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। इसके बाद वैंग की मॉम सबके लिए नाश्ता लेकर आती है और उन्हें देखकर सुन सोचती है कि यही टाइम है वैंग की मॉम को इम्प्रेस करने का। इसीलिए वो अपने अमीर होने का फायदा उठाकर वैंग की मॉम को ढेर सारे गिफ्ट देती है। साथ ही में वो वैंग के लिए एक स्पेशल इंजेक्शन भी लेकर आई थी, जिसे देखकर वैंग के तोते उड़ जाते हैं। अब ये सब देखकर गुओ और चेन समझ जाते हैं सुन ये सब वैंग की मॉम को इम्प्रेस करने के लिए कर रही है। इसके बाद सुन वैंग को इंजेक्शन लगाने के लिए जाती है। इस दौरान वो काफी इमोशनल बात कर रही थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें जख्मी देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन अब तुम इस टॉनिक इंजेक्शन को लेकर पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। मगर हम वैंग के चेहरे को देखकर साफ साफ समझ पाते हैं कि वो इंजेक्शन नहीं लगाना चाहता है। तभी चेन वैंग को एक ब्रेसलेट दिखाते हुए कहता है कि ये टीचर ने तुम्हें देने के लिए कहा था। दरअसल इस ब्रेसलेट से एनुअल स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करवाई जाती है, जिससे स्कूल को पता चलता है कि किस स्टूडेंट की स्पिरिचुअल पावर सबसे ज्यादा है। ये सुनकर सुन चेन पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि वैंग की तबीयत अभी अच्छी नहीं है, वो इस हालत में टेस्ट नहीं दे सकता। उसका गुस्सा देखकर गुओ और चेन की फट जाती है और वो सुन को इंजेक्शन लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन वैंग इंजेक्शन नहीं लेना चाहता था। इसीलिए वो सीधे जाकर चेन से वो ब्रेसलेट ले लेता है और सबको बताता है वो अब काफी अच्छा महसूस कर रहा है। इसके बाद सब लोग एक एक करके स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले चेन वो अपनी पावर से एक आग का गोला बनाता है, जिसके कारण उसका स्कोर 400 आता है। दूसरी तरफ हमें कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक अपनी स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करता है और उसका स्कोर 1902 आता है, जिसे देखकर वहां पर बैठे कुछ स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं, मानो ये स्कोर उनके लिए काफी कम हो। इसके बाद उनका लीडर और क्लास का प्रेसिडेंट टेंग टेस्ट करता है। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से आग जलाता है, लेकिन उसका कलर ब्लू था, जिसके कारण उसका स्कोर 4379 आता है, जो कि अब तक का हाईएस्ट स्कोर है और इसीलिए उसे फर्स्ट पोजीशन मिलती है। इधर चेन के बाद गुओ अपनी पावर ट्राई करता है और उसका स्कोर मात्र 179 आता है। ये देखकर वो खिड़की से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन चेन उसे रोक लेता है। अब गुओ की इस हरकत को देखकर सुन टेस्ट देने से मना करती हैं, लेकिन तभी अचानक से गुओ और चेन रूप बदलकर उससे कहते हैं कि तुम एक रिच फैमिली से हो और एंट्रेंस टेस्ट में काफी अच्छा किया था, हमें पूरा यकीन है कि तुम इस टेस्ट में भी अच्छा ही करोगी। जिसे सुनकर सुन टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाती है और उसका स्कोर 4015 आता है। इसके कारण उसे पूरे स्कूल में से सेकंड पोजीशन मिलती है और इस चीज को टैंग भी नोटिस कर लेता है। अब इसके बाद आती है वैंग की बारी। सुन उसे इंजेक्शन दिखाते हुए कहती है कि अगर वो ठीक नहीं है तो इंजेक्शन लगा सकता है, मगर वैंग मना कर देता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे वैंग ब्रेसलेट पहनते हुए सोचता है थोड़ी ही स्पिरिचुअल पावर यूज करूंगा ताकि स्कोर ज्यादा ना आए, लेकिन इस बार भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती और वो काफी बड़ा स्पेयर बनाता है, जिससे बाकियों की हालत खराब हो रही थी। इसीलिए वैंग उसके स्पेयर को आउटर स्पेस में भेज देता है ताकि ब्रेसलेट उसकी पावर मेजर ना कर पाए। इसके बाद जब स्कोर बोर्ड अपडेट होता है तब वैंग नल यानी 0 स्कोर के साथ फर्स्ट पोजीशन पर था। ये देखकर टेंग और उसके साथ ही दंग रह जाते हैं कि कोई 0 स्कोर के साथ फर्स्ट पोजीशन पर कैसे आ सकता है। इसीलिए टेंग अपनी असिस्टेंट को सिस्टम चेक करने के लिए कहता है कि कहीं उसमें कोई बग तो नहीं आ गया। इधर वैंग को फर्स्ट पोजीशन पर देखकर चेन कहता है कि अपनी पावर हम लोगों से मत छुपाओ, हमें तुम्हारी रियल पावर देखनी है।
जिससे वेंग डर जाता है, मगर जल्द ही हमें पता चलता है कि वो मजाक कर रहा था। तभी सुन वेंग को सस्पिशियस तरीके से देखती है। दरअसल उसे शक हो गया था कि वेंग जरूर उन लोगों से कुछ तो छुपा रहा है। इसके बाद जब सब लोग अपने घर जा रहे थे, तभी गुओ कहता है कि मेरा स्कोर काफी कम आया था, शायद मुझे सिस्टम को हैक करके उसे चेंज करना चाहिए। और उसकी बातें वेंग भी सुन लेता है। इसके बाद वो रात होने पर गुओ के घर आता है ताकि वो गुओ के जरिए सिस्टम को हैक करके अपना नाम लिस्ट से हटवा सके। और उसकी बात मानते हुए गुओ भी सिस्टम को हैक करने में लग जाता है। दूसरी तरफ टेंग भी अपनी असिस्टेंट के हाथों सिस्टम हैक करवाता है वेंग के बारे में जानने के लिए, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इधर गुओ सिस्टम के अंदर आ गया था और इसका पता टेंग को भी चल जाता है। हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के बारे में जानते थे। साथ ही में गुओ ने टेंग को पहचान लिया था कि यह वही बच्चा है जो क्लास में लड़कियों को छोड़कर बाकी सबके साथ काफी एरोगेंटली बात करता है। इसलिए गुओ उसका मजाक बनाने के लिए उसका नाम ही चेंज कर देता है। लेकिन वो वेंग का स्कोर चेंज नहीं कर पाता क्योंकि सिस्टम ने उन दोनों को डिटेक्ट कर लिया था और पकड़े जाने के डर से दोनों तुरंत सिस्टम से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर वेंग को ये बात जानकर काफी दुख होता है कि गुओ उसका स्कोर चेंज नहीं कर पाया। तो दूसरी तरफ टेंग के फ्रेंड्स उसका नाम चेंज होते हुए देखकर उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। दरअसल उनका कहना था कि दो स्टूडेंट्स जिन्हें वो लोग जानते तक नहीं, उन्होंने टेंग को पीछे छोड़ दिया। तभी टेंग की असिस्टेंट सामने आकर कहती है कि नेक्स्ट मंथ स्वॉर्ड कंपटीशन होने वाला है, हम उन दोनों से वहां पर जरूर मिलेंगे और उन्हें इस बात के लिए बराबर सजा देंगे। इधर टेंग भी यही सोच रहा था। और फिर गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दो टीचर्स को बात करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें मिसेस पाल नेशनल कंपटीशन के रिजल्ट को देखकर हैरान थी क्योंकि उसमें वेंग फर्स्ट पोजीशन पर था। इस पर दूसरे टीचर मिसेस पाल से पूछते हैं कि आप वेंग को पढ़ाती हो, तो आपको क्या लगता है वो कैसा स्टूडेंट है? जिस पर मिसेस पाल बताती है कि वो अपनी ही सोच में डूबा रहता है और ज्यादातर टाइम क्लास में खामोश रहता है, किसी से कुछ बात नहीं करता। आगे उन दोनों की बातों से हमें यह भी पता चलता है कि उनकी क्लास, जिसे क्लास 60 भी कहते हैं, उसका कंपटीशन क्लास 59 से, जो कि वही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यानी कि टेंग और उसके फ्रेंड्स। और हमें यह भी पता चलता है कि पिछले 100 सालों में इन दोनों क्लास के बीच 24 बार कंपटीशन हुआ, जिसमें से 23 बार क्लास 59 जीता और एक बार मैच ड्रॉ हुई थी, वो भी सिर्फ जू के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण। तभी जू कहता है कि इस बार का कंपटीशन अलग होगा, कुछ ऐसा जो हम सोच भी नहीं सकते। जिसके बाद हमें एक रिपोर्टर दिखाई जाती है जो कि स्वॉर्ड कंपटीशन जिस जगह पर होने वाला है उसकी रिपोर्टिंग कर रही थी, जहां पर हम क्लास 59 के कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिसमें टेंग भी शामिल था। वो रिपोर्टर का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए अपनी पावर का बेहतरीन यूज करता है। तभी रिपोर्टर उसका रिजल्ट नेशनल स्क्रीन पर प्ले करती है, जिसे देख टेंग खुद को ही चोट पहुंचा बैठता है क्योंकि पिछले एपिसोड में गुओ ने उसका नाम चेंज करके फनी सा रख दिया था। आगे रिपोर्टर टेंग का इंटरव्यू लेती है, जिसमें टेंग क्लास 59 की काफी तारीफ करता है। वो लोग इस कंपटीशन को जीतने के लिए पिछले 1 महीने से कड़ी मेहनत कर रहा है। साथ ही में वो क्लास 60 की काफी बुराई भी करता है, जिसे वेंग और उसके दोस्त टीवी पर देख रहे थे। तभी रिपोर्टर कहती है कि क्लास 60 का एक स्टूडेंट जिसका नाम वेंग है, वो टॉप पोजीशन पर है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जिसे सुनते ही टेंग गुस्से से पीला हो जाता है और उसका ये रूप देखकर रिपोर्टर अपनी बात बदल देती है और टेंग भी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इस तरफ स्कूल में जू और टीचर मिलकर स्वॉर्ड कंपटीशन के लिए सुन, वेंग, गुओ और चेन को भेजने का डिसाइड करते हैं। लेकिन मिसेस पाल का यहाँ पर कहना था कि सुन के अलावा ग्रुप में कोई इतना खास नहीं है। तभी जू मिसेस पाल को रोमांटिक अंदाज में कहता है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप उन्हें कंपटीशन के लिए अच्छे से तैयार कर लोगी। जिसे सुनकर मिसेस पाल पिघल जाती है और मना नहीं कर पाती है। आगे मिसेस पाल कहती है कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए टीम में टोटल 5 मेंबर होने चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4 ही हैं। तभी जू उन्हें डॉग दिखाता है, जो कि असल में जायंट फ्रॉग था, जिसे देखकर मिसेस पाल हैरान रह जाती हैं क्योंकि वो लोग कंपटीशन में डॉग को नहीं भेज सकते। इस पर जू कहता है
कि ऐसा कोई नियम नहीं कि एनिमल्स कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि सालों पहले एक फॉक्स ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था और वो लोग जीते भी थे। लेकिन फिर भी जू मिसेस पाल के लिए डॉग को ह्यूमन में ट्रांसफर करने का शेल पड़ता है, जिससे वो ह्यूमन में बदल तो जाता है, लेकिन उसका मुंह अभी भी डॉग का था। इसके कारण वो किसी डेमन से कम नहीं लग रहा था, इसीलिए जू उसे वापस बदल देता है। आगे जू कहता है कि अगर डॉग ने पावर टेस्ट की तो उसका स्कोर आराम से 5000 तो आएगा ही। साथ ही में वो डॉग को यह भी कहता है कि अगर इस बार हम कंपटीशन जीत गए तो मैं तुम्हें कैद से आजाद कर दूंगा, जिसे सुनकर डॉग की आंखें चमकने लगती हैं। और जब वो पावर टेस्ट करता है तो उसका स्कोर सच में 5000 आता है। इस तरफ क्लास 59 के कुछ स्टूडेंट्स टैंक का मजाक उड़ाते हैं कि अब तो एक डॉग ने भी तुम्हें पीछे छोड़ दिया, जिसे देखकर टैंक को काफी गुस्सा आता है। इधर स्कूल छूटने के बाद टीचर सुन, वेंग, गुवो, चेन और डॉग को वी चैट ग्रुप में ऐड करते हैं और बताते हैं कि तुम पांचों को स्कूल की तरफ से नेशनल स्वॉर्ड कंपटीशन के लिए चुना गया है। साथ ही में ये भी कि अगले 3 दिनों में उन्हें स्पिरिचुअल स्वॉर्ड उन्हें दिखानी होगी, जिसे सुनकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जब चेन ये बात अपने डैड को बताता है तब उसके डैड उसे अपनी खानदानी स्वॉर्ड देते हैं, जिसे लेते वक्त चेन काफी इमोशनल होता है और लिटरली रोने लगता है, मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। इसके बाद एक एक करके सब लोग अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड दिखाने लगते हैं। वहीं सुन की स्वॉर्ड देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि टीचर भी, क्योंकि वो काफी रेयर होती हैं। तभी टीचर वेंग और डॉग को भी स्वॉर्ड दिखाने के लिए कहते हैं, जिस पर गुओ कहता है डॉग के पास कैसे स्वॉर्ड हो सकती है, जिसे देखकर डॉग अपनी स्वॉर्ड दिखाता है। इतना ही नहीं, वो ग्रुप में इन लोगों के साथ चैटिंग भी कर रहा था। अब सब लोगों ने अपनी अपनी स्वॉर्ड दिखा दी थी, बचा था सिर्फ वेंग। सब लोग उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर वे लोग ये तक कहते हैं कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड है भी या नहीं, लेकिन वेंग इन सब बातों का कोई रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वो नूडल्स खाने में बिजी था। वहीं उसका खाना हो जाने के बाद वो ग्रुप में बस यस लिखता है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ हम टैंक को उसकी सीनियर से बात करते हुए देखते हैं। सीनियर पूछती है कि कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही है। इस पर टैंक जवाब देते हुए कहता है कि काफी अच्छी। तभी सीनियर लिस्ट देखती है जिसमें सिर्फ 4 ही मेंबर थे, जबकि 5 मेंबर होने चाहिए थे। इस पर टैंक कहता है कि 5वां मेंबर वो बंदा है जिसके साथ हम पहले भी काम कर चुके हैं। सीनियर ये सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि उस बंदे को शामिल करके तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो टैंक कहता है कि इस साल हमें किसी भी सूरत में क्लास 60 से हारना नहीं है, जिसे सुनकर सीनियर उस आदमी को शामिल करने के लिए मान जाती हैं। साथ ही में वो टैंक को कंपटीशन का फुल कंट्रोल देती हैं। वहीं जाते जाते टैंक कहता है कि मैं जीत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस पर सीनियर कहती है कि उस आदमी के हमारे टीम में होने से हारने का सवाल ही नहीं उठता। अगले सीन में हम टैंक की असिस्टेंट को एक गली के पास देखते हैं। वो बुफेंग को कंपटीशन के बारे में बताने आई थी। गाइस, दरअसल ये वही आदमी होता है जिसके बारे में टैंग अपनी सीनियर से बात कर रहा था। हम देखते हैं बुफेंग काफी स्ट्रॉन्ग है और वो अकेले ही कई लोगों को मार गिराता है, और इसी के कारण से टैंग उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता है ताकि वो वेंग को सबक सिखा सके। आगे बुफेंग पूछता है कि क्या काउंसिल को पता है कि मैं टीम में आने वाला हूँ? इस पर टैंग की असिस्टेंट हाँ में जवाब देती है और फिर बुफेंग भी स्वॉर्ड कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के रीकैप को दिखाने से होती है कि कैसे टीचर्स ने खुद से ही वेंग और उसकी टीम को स्वॉर्ड कंपटीशन में भेजने का डिसाइड किया था, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वेंग कंपटीशन में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं अगर गलती से उसने कंपटीशन में अपनी फुल पावर का इस्तेमाल किया तो दुनिया में चारों तरफ तबाही आ सकती है। मगर अपने दोस्तों और टीचर की सीरियसनेस देखकर वेंग कंपटीशन में जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो मॉम डैड से अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के बारे में पूछता है। तभी हमें टीवी पर चल रही न्यूज से पता चलता है कि शेडो ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग में एक काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ है,
दरअसल ये ब्लास्ट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड और स्पिरिचुअल फिगर को एक साथ लाने की वजह से हुआ था। तभी बिल्डिंग के बाहर शेडो ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर आती है और वो पुलिस वालों को बिल्डिंग के अंदर जाने से मना कर रही थी, लेकिन पुलिस वाले कहाँ किसी की सुनते हैं और वो उसकी पिटाई कर देते हैं। इसके बाद वहाँ पर इमॉर्टल हीरोज आते हैं, जिसमें जू भी शामिल था। वहीं जू को देखकर रिपोर्टर उससे इस घटना के बारे में पूछते हैं। इस पर जू कहता है कि ये पहली बार नहीं है जब शेडो ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह का कोई कारनामा किया हो। साथ ही में वो लाइव टीवी पर शेडो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को चैलेंज करता है कि वो उसे रोक कर रहेगा। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन की लीडर लेडी बॉस ये सब टीवी पर देख रही थी और उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो टीवी तोड़ देती है। इस तरफ वेंग अपनी मॉम डैड से स्वॉर्ड के बारे में पूछता है, जिस पर वे लोग ऐसे रिएक्शन देते हैं कि मानो उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। तो वेंग खुद ही अपनी स्वॉर्ड को ढूंढने लगता है। वो स्टोर रूम में एक बॉक्स ओपन करता है जिसमें से काफी लाइट बाहर निकल रही थी। ठीक उसी समय टीचर वेंग को मैसेज करके बताते हैं कि वे लोग कल क्लास 69 से मिलने के लिए जा रहे हैं, कंपटीशन में उनका पार्टिसिपेशन कंफर्म करने के लिए। खैर, फिर हम देखते हैं बॉक्स में से एक बच्चा बाहर निकलता है, जिसे देखकर वेंग उसे तुरंत बॉक्स के अंदर बंद कर देता है। लेकिन उसके कारण वेंग की गर्दन पर लगे सील में शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वेंग उस बच्चे को छुपाने के लिए अपनी पावर्स का कुछ ज्यादा ही यूज कर रहा है और इसके कारण सील धीरे धीरे काम करना बंद कर रही है। अगले दिन वेंग की स्वॉर्ड को देखकर गुवो और चेन उसका मजाक उड़ाते हैं कि यह किसी बच्चे की स्वॉर्ड लग रही है। वहीं चेन भी मन ही मन सोच रहा होता है कि उसकी स्वॉर्ड के सामने वेंग की स्वॉर्ड कुछ भी नहीं है। पर सुन वेंग की स्वॉर्ड को क्यूट कहती है, जिसे सुनकर चेन को काफी बड़ा धक्का लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड तोड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद वहां पर टीचर्स आते हैं और उनमें से एक टीचर वेंग से पूछता है कि कंपटीशन में उन्हें कम से कम 5-6 दिन लगने वाले हैं, तो वो अपना सामान साथ लेकर क्यों नहीं आया। जिसका जवाब वेंग मन ही मन देता है कि वो क्लास 59 के पास पहुंचते ही बीमार होने का नाटक करेगा, जिसके कारण उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा और वो इस तरह से अपनी पावर से दुनिया को खत्म होने से बचा लेगा। इसके बाद बस आ जाती है और सभी लोग क्लास 69 की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। आगे एक आदमी जू को कोई इन्फॉर्मेशन देता है, जिसे सुनने के बाद जू अपने कुछ सोल्जर के साथ एक बिल्डिंग में आते हैं। वहां पर उन्होंने किसी लड़की को पकड़ के रखा हुआ था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो शेडो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर लेडी बॉस है। जू उसके करीब जाता है, लेकिन तभी वो लड़की क्रीपी सी स्माइल देती है और उसी वक्त वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन जल्द ही हमें पता चलता है कि ये सब लेडी बॉस की इमेजिनेशन थी, जो स्कूल बस को फॉलो कर रही थी। दरअसल दोस्तों, लेडी बॉस अपने ही जैसी दिखने वाली एक लड़की को पुलिस के हाथों पकड़वा देती है, जिसमें बॉम्ब फिट किया गया था, ताकि जब जू से देखने के लिए आए तो वहां पर एक ब्लास्ट होगा जिसमें जू मारा जाएगा। वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि अभी तक उसने सून पर जितने भी अटैक किए थे उन सभी को जू नहीं रोका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जू नहीं बल्कि वेंग था। इस तरफ हम स्कूल बस में वेंग को देखते हैं। उसकी बॉडी में से बार बार वही बच्चा बाहर आ रहा था जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन वेंग उसे बार बार वापस अपनी बॉडी में डाल रहा था। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वेंग बच्चे को, जो कि असल में उसकी स्वॉर्ड की स्पिरिट है, उसे एक शर्त पर अपने साथ बाहर लेकर जाने के लिए माना था कि वो उसकी बॉडी से बाहर आने की कोशिश नहीं करेगा, जिस पर बच्चा एग्री भी हुआ था। अच्छा दोस्तों, आगे हम इस बच्चे को बच्चा न कहकर स्पिरिट कहकर पुकारेंगे ताकि एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो वे लोग क्लास 60 के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सीनियर एक्स वेंग और उनकी पूरी टीम का वेलकम करती हैं। आगे हम सीनियर एक्स और मिसेस पाल के बीच दुश्मनी देख पाते हैं। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि मिसेस पाल और सीनियर एक्स कभी बेस्ट फ्रेंड प्लस रूममेट हुआ करते थे, लेकिन आज प्रेजेंट में किसी कारण से दोनों के बीच दुश्मनी चल रही है। आगे सीनियर एक्स सुन के पास जाकर क्लास 59 की बुराई करते हुए कहती है कि सुन के पेरेंट्स स्कूल को काफी अच्छी फंडिंग दे रहे होंगे, जिसे सुनकर मिसेस पाल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके एक स्टूडेंट के पास जाकर कहती है कि मैंने कई बार इसे टेलीविजन पर देखा है, जो कि मशहूर है जूनियर्स की रैगिंग करने में, एग्जाम में चीटिंग करने में। दूसरी तरफ सीनियर एक्स को मिसेस पाल की ये बातें
किसी हथियार की तरह चुभ रही थी। आगे सीनियर एक्स वेंग पर अपने मैजिक का यूज करती हैं। दरअसल वो वेंग की स्पिरिचुअल फोर्स मेजर करना चाह रही थी, तो वेंग इसे अपॉर्चुनिटी समझकर स्टमक पेन का नाटक करता है। लेकिन तभी सीनियर एक्स के मैजिक की वजह से वेंग का सील टूट जाता है और उसके कारण उसकी बॉडी में से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है। ये देखकर आसपास खड़े सभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और तो और लेडी बॉस भी उसकी एनर्जी को देखकर हैरान हो जाती हैं। तभी लेडी बॉस को एक कॉल आता है कि जू को मारने का उनका प्लान फेल हो गया। दरअसल जू को खतरे का अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने फुर्ती दिखाकर बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। इस पर लेडी बॉस कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक और प्लान रेडी है। दूसरी तरफ हमें वेंग के मॉम डैड दिखाए जाते हैं। उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी कि वेंग की सील टूट चुकी है। वे लोग मस्त होकर टीवी देख रहे थे। इधर जब वेंग की पावर शांत होती है, तब स्पिरिट उसे बताता है कि मैं यही बात तो बताने के लिए बार बार बाहर आ रहा था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। इसके बाद सुन वेंग के पास आकर उसे संभालती है और सीनियर एक्स को कुछ करने के लिए कहती हैं। वहीं सीनियर एक्स को लगता है कि ये सब बुफेंग का काम है। तभी हम बुफेंग को छत पर देखते हैं। वो डोर से सब कुछ देखकर वहां से चला जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए दोस्तों, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड। दोस्तों, आप सभी का एनिमे की इस दुनिया में स्वागत है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वेंग दिखाया जाता है, जिसे क्लास 59 के हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसकी सील टूटने के कारण वो बेहोश हो गया था। वहीं वेंग की ऐसी हालत देखकर सुन भी उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन टेंग उसे रोक लेता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, हम नर्सरी स्कूल में एक साथ थे। मगर सुन को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसे तो बस वेंग की फिक्र थी। तो वो टेंग को रास्ते से हटने के लिए कहती है, लेकिन टेंग अपनी ही बातों में डूबा हुआ था, जिसे देखकर सुन उसे एक मुक्का मारने की कोशिश करती है, क्योंकि वो रास्ते से हट नहीं रहा था। लेकिन तभी टेंग की असिस्टेंट ईशा बीच में आ जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। तभी चैन सुन की मदद करने के लिए आगे आता है, लेकिन टेंग के बाकी के दोस्त उसे भी रोक लेते हैं। इसके बाद टेंग कहता है कि वेंग यहाँ पर सुरक्षित है, मगर तभी वेंग पर कोई स्पिरिचुअल फोर्स से अटैक कर देता है, जिसके कारण वो जलने लगता है। और इसे देखकर सीनियर एक्स तुरंत फुर्ती दिखाते हुए वेंग को पट्टियों से बांध देती है। अब वेंग पर अटैक हुआ देख सुन अपने आप को संभाल नहीं पाती, और ऊपर से उसे लग रहा था कि ये सब टेंग का किया कराया है, इसीलिए वो गुस्से में टेंग पर अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करती है। लेकिन टाइम रहते टीचर बीच में आकर दोनों को शांत करके कहते हैं कि स्वॉर्ड का इस्तेमाल सिर्फ कंपटीशन में करना है। वहीं सुन का गुस्सा शांत होने के बाद हमें पता चलता है कि वेंग पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि बुफेंग था। वहीं हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स वेंग की पट्टियां खोलते हैं तो वहां पर कोई नहीं था। दरअसल उसने पहले ही अपने आप को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर लिया था। अब क्योंकि उसने टेलीपोर्टेशन की पावर यूज की थी, इसलिए उसकी सील्ड और ज्यादा डैमेज हो जाती है, जिसे देखकर वो तुरंत अपने डैड को कॉल करता है, जो उस वक्त टॉयलेट में बैठकर वीडियो देख रहे थे। वेंग उन्हें सब कुछ बता देता है कि पावर का यूज करने पर उसकी सील टूट रही है, जिसे सुनकर वेंग के डैड तुरंत एक न्यू सील लेकर क्लास 59 की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। दरअसल वेंग का प्लान होता है कि वो कंपटीशन से पहले न्यू सील लगा लेगा, जिसके कारण कंपटीशन के दौरान उसकी पावर ओवरलोड नहीं होगी और दुनिया खत्म होने से बच जाएगी। दूसरी तरफ सीनियर एक्स क्लास 60 को अपना ट्रेनिंग सेंटर दिखाती है, जो किसी हॉलीवुड मूवी का सेट लग रहा था। ट्रेनिंग सेंटर देखकर गुओ एंड सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो काफी बड़ा था। इसके बाद सीनियर एक्स सभी को कंपटीशन के रूल समझाते हुए कहती है कि कंपटीशन में टोटल 5 राउंड है, मेटल, वुड, वाटर, एयर और अर्थ, जहां पर जो कोई भी टीम अपनी स्वॉर्ड इंसर्ट करेगी वही टीम विजेता कहलाएगी। आगे सीनियर एक्स ये भी बताती है कि कंपटीशन की लोकेशन पहले क्लास 60 का कैंपस था, लेकिन क्योंकि वहां पर शेडो ऑर्गेनाइजेशन के हमले हुए, इसीलिए मैनेजमेंट ने लोकेशन को चेंज करते हुए क्लास 59 के कैंपस को चुना है, जो कि काफी बड़ा होता है और क्लास 60 की टीम के लिए अनजान भी। इधर वेंग कैंपस में रास्ता भूल गया था, क्योंकि वो था ही इतना बड़ा। इस तरफ टेंग क्लास 60 को कहता है कि तुम लोग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम लोग सिर्फ 4 ही हो। जिस पर गुओ टोंट मारते हुए कहता है
कि शायद तुम्हारी मैथ वीक है क्योंकि तुम लोग भी 4 ही हो। तभी टैंग की टीम का 5th मेंबर बुफेंग पानी के जरिए खतरनाक एंट्री लेता है, जिसे देखकर टीचर के साथ साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि गुओ कहता है कि सावधान, उसकी पावर काफी हाई है। जस्ट देन बुफेंग अपने आप को टेलीपोर्ट करके सुन के पीछे आता है और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसे गुलाब देता है, लेकिन सुन वो गुलाब लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती और मुझे क्या मिलेगा तुम्हारा गुलाब लेकर। तब बुफेंग कहता है कि मैं तुम्हारी टीम में आ जाऊंगा, साथ ही मैं सीनियर एक्स और टैंक का प्लान भी तुम्हें बता दूंगा, लेकिन फिर भी सुन उसे मना करती है। इसके बावजूद बुफेंग उससे बात करने की कोशिश करता है। ये देखकर चेन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन बुफेंग काफी स्ट्रॉन्ग था और वो एक ही झटके में चेन को उठाकर दूर फेंक देता है। मगर चेन कहाँ हार मानने वाला था, वो एक बार फिर बुफेंग पर अटैक करता है और इस बार बुफेंग उसकी काफी तगड़ी पिटाई कर देता है। लेकिन इसके बावजूद चेन जख्मी हालत में भी खड़ा होता है, क्योंकि उसके डैड ने एक बार उससे कहा था कि उसकी फैमिली के लोग किसी भी हालत में हार नहीं मानते हैं। इसीलिए वो आंख बबूला होकर बुफेंग पर अटैक करता है, लेकिन बुफेंग काफी आसानी से उसके अटैक से बचकर अपनी नेगेटिव एनर्जी से उसका एक हाथ पिघलाकर उसे दूर फेंक देता है। तभी एंट्री होती है सीरीज के हीरो वैंग की। वो ना सिर्फ चेन को संभालता है बल्कि उसका एक हाथ भी वापस लाता है, जिसे देखकर टीचर्स के साथ साथ बुफेंग भी काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे वैंग की स्पिरिचुअल फोर्स महसूस नहीं हो रही थी। दरअसल गाइस, बुफेंग की नेगेटिव एनर्जी उसकी स्पिरिचुअल फोर्स से काफी ज्यादा थी, इसीलिए जब भी वो किसी की स्पिरिचुअल फोर्स की कांटेक्ट में आता है तब वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। अब सीन डॉग की तरफ शिफ्ट होता है। वो मन ही मन कह रहा था कि अगर वैंग की सील टूट गई तो उसकी नेगेटिव एनर्जी पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। इसके बाद बुफेंग अपनी नेगेटिव एनर्जी से वैंग पर अटैक करता है, लेकिन उससे वैंग को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी बुफेंग की एनर्जी से काफी ज्यादा होती है। और फिर वैंग सुन को वही गुलाब देता है जिसे बुफेंग उसे देने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर बुफेंग दंग रह जाता है कि वैंग ने उसकी पॉकेट में से गुलाब कब निकाला। आगे सीनियर एक्स कहती है कि अब जब सब लोग आ गए हैं तो हमें कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। उसी वक्त हम छत पर एक लड़की को उल्टी लटकी हुई देखते हैं, जो कि इन लोगों की बातें सुन रही थी। इसके बाद अगले सीन में हम जू को देखते हैं। वो काफी गहराई से कुछ तो सोच रहा था, जिसके तुरंत बाद वो कहीं जाने के लिए निकलता है। इस तरफ हम उसी लड़की को जो वहाँ पर उल्टी लटकी हुई थी वैंग पर नजर रखते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो शेडो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर लेडी बॉस हैं, जो यहाँ पर वैंग को मारने के लिए आई हैं। तभी वहाँ पर बुफेंग आ जाता है। उसे देखकर लेडी बॉस कहती है कि मैं यहाँ पर साफ सफाई का काम करती हूँ, लेकिन बुफेंग उसे पहचान जाता है कि वो स्टूडेंट नहीं है। साथ ही में वो उसके साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, लेकिन लेडी बॉस ये कहकर वहाँ से निकल जाती है कि मैं किसी जवान लड़के के साथ रिलेशन में आना चाहूंगी। अब यह सुनकर बुफेंग को काफी गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से में बूढ़ी औरत कहकर पुकारता है, जिसके बाद क्या लेडी बॉस गुस्से में बुफेंग को ऐसा पंच मारती है कि वो काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद लेडी बॉस कहती है कि तुम आखिरी इंसान हो जिसने मुझे बूढ़ी औरत कहा है। बुफेंग को पहली बार कोई अपने टक्कर का मिला था जो उसके साथ हैंड टू हैंड फाइट कर सकता हो, इसीलिए वो अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी एक बड़े से गोले में ट्रांसफर करने लगता है, जिसे देखकर लेडी बॉस को डरना चाहिए था, लेकिन वो शांत खड़ी थी। और फिर अगले ही पल वो अपनी हाथों की 2 उंगलियों से बुफेंग की एनर्जी को चकनाचूर कर देती हैं। ये देखकर बुफेंग के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि पहले वैंग और फिर लेडी बॉस दोनों ने ही उसे अच्छा मजा चखाया था। दूसरी तरफ हमें वैंग दिखाया जाता है। वो मस्त होकर अपने नूडल्स का पैकेट लेकर जा रहा था। तभी उसकी नजर लेडी बॉस पर पड़ती है, जो बुफेंग को रस्सी से बांध रही थी। इसके बाद सीन कट होता है और जो नूडल्स का पैकेट वैंग के हाथ में था वो नीचे गिरता हुआ दिखाया जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, आप कौन से एनिमे की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं, हम उसको जरूर कंसीडर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में।
तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं लेडी बॉस, जिसने पिछले एपिसोड में वेंग और बुफेंग को पकड़ लिया था, वो उन्हें स्कूल की छत पर लेकर आती है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन उन दोनों को टॉर्चर करने में लेडी बॉस का साथ देता है। उसके बाद लेडी बॉस वेंग को लात मारते हुए काफी परेशान करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि सून उसकी काफी फिक्र करती है, जिसके कारण वेंग को काफी गुस्सा आता है और उसकी पावर्स की वजह से आसपास के वातावरण बिगड़ने लगता है। तभी लेडी बॉस के बार बार मारने के कारण स्पिरिट जाग जाता है। वहीं सिचुएशन देखकर वो समझ जाता है कि वेंग काफी गुस्से में है और अगर उसे जल्दी शांत नहीं किया गया तो उसकी सील टूट जाएगी, जिसके चलते दुनिया का विनाश तक हो सकता है। इसीलिए वो वेंग को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वेंग गुस्से के चलते उसे इग्नोर कर रहा था। तभी स्पिरिट ड्राई नूडल्स का नाम लेता है, जो कि वेंग को काफी पसंद होते हैं, जिसका नाम सुनते ही वो शांत हो जाता है और उसके शांत होते ही आसपास का वातावरण भी नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद लेडी बॉस के कहने पर ओल्ड मैन बुफेंग के कुछ बाल काट कर उसे दे देता है। दूसरी तरफ हम टीचर और सभी स्टूडेंट्स की मीटिंग देखते हैं। वे लोग स्वॉर्ड कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे। तभी बुफेंग वहां आकर सबको बताता है कि काफी बुरा हुआ क्योंकि किसी ने वेंग को किडनैप कर लिया था। जस्ट देन सीन कट होता है और हम बुफेंग और वेंग को बंधा हुआ देखते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि लेडी बॉस ने बुफेंग के बालों का यूज करके अपना रूप उसकी तरह बना लिया है, ताकि मौका मिलते ही वो सून को मार सके। यही बात ओल्ड मैन बुफेंग को बताता है और कहता है कि लेडी बॉस का काम होते ही वो तुम्हें छोड़ देगी। तभी बुफेंग ओल्ड मैन को मस्का लगाता है और कहता है कि मैं हमेशा से शेडो ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहता था और अगर अभी मुझे गैंग में शामिल करते हो तो मैं आपके काफी काम आऊंगा। लेकिन ओल्ड मैन चालाक था, वो उसकी ट्रिक समझ जाता है और मना कर देता है, जिस पर बुफेंग कहता है कि लेडी बॉस ने आपको यहाँ छोड़ा है तो आप जरूर कोई योद्धा होंगे। जिसे सुनकर ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, मैं कोई योद्धा नहीं बल्कि उनका ड्राइवर हूँ। अब यह जानकर कि ओल्ड मैन एक मामूली सा इंसान है, बुफेंग उसे जलील करने लगता है और कहता है कि शेडो ऑर्गेनाइजेशन के पास योद्धा नहीं बचे तो वो ड्राइवर को मिशन में शामिल कर रहे हैं। जिसे सुनते ही ओल्ड मैन अपनी पावर का एक नमूना बुफेंग को दिखाता है, जिसके कारण बिल्डिंग के सारे विंडोज टूट जाते हैं और ये देखकर बुफेंग की फटकर 4 हो जाती हैं। वहीं स्पिरिट ओल्ड मैन की पावर देखकर वेंग को कहता है कि इसकी स्पिरिचुअल फोर्स काफी ज्यादा है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता। इस तरफ बुफेंग सभी को लेडी बॉस का डिस्क्रिप्शन बताता है, जिसे सुनकर जू कंफर्म करता है कि वो शेडो ऑर्गेनाइजेशन की लेडी बॉस है जिसने वेंग को किडनैप किया है। ये सब सुनने के बाद टेंग ईशा को वेंग की स्पिरिचुअल फोर्स डिटेक्ट करके उसका पता लगाने के लिए कहता है, जो कि जल्द ही अपनी कैमरास और पावर्स की मदद से उसे छत पर डिटेक्ट कर लेती है। तभी हम सून के सीनियर बॉडीगार्ड को देखते हैं। वो समझ चुका था कि वेंग को मुसीबत में देखकर सून जरूर उसे बचाने के लिए जाएगी, इसीलिए वो अपने आदमियों के जरिए सून को पट्टियों में बांधकर वहां से लेकर जाने लगता है और सभी को कहता है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी सून को बचाना है, इसीलिए आप लोग बुरा मत लगाना। मगर तभी एक ट्विस्ट आता है। सून अपने बॉडीगार्ड्स को ढेर करके वापस मीटिंग रूम में आती है और कहती है कि वेंग मेरा एक स्पेशल फ्रेंड है, मैं उसे खतरे में नहीं देख सकती और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे बचाएं। जिसे सुनकर सीनियर बॉडीगार्ड इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो सून के साथ बचपन से है और ये जानकर काफी खुश होता है कि अब वो अपने फैसले खुद ले सकती है। इसके बाद सून अपने बॉडीगार्ड्स चेन और गुओ के साथ वेंग को बचाने के लिए जाती हैं और उनके जाने के बाद सीनियर एक्स टेंग और उसके ग्रुप को सून और उसके ग्रुप को ऑब्जर्व करने के लिए कहती है कि वे लोग रियल बैटल में किस तरह से लड़ते हैं और ये भी कि जरूरत ना हो तो लड़ाई में ना पड़े। इस तरफ जब ओल्ड मैन गाने सुनते हुए मस्त होकर नाच रहा था, तब बुफेंग वेंग को कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी रियल पावर छुपा रहे हो, लेकिन उसे बाहर आने दो जिससे हम यहाँ से निकल पाएंगे। मगर वेंग कहाँ उसकी सुन रहा था, वो तो रिलैक्स होकर सोने में बिजी था। ये देखकर बुफेंग हैरान रह जाता है कि वो इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी कैसे सो सकता है। तभी वहां पर सून और उसके बॉडीगार्ड्स आते हैं और ओल्ड मैन पर अटैक करना शुरू करते हैं, लेकिन ओल्ड मैन भी किसी से कम नहीं होता। वो अपने एक ही अटैक से सून के कई बॉडीगार्ड्स को ढेर कर देता है। इसके बाद
ओल्ड मैन अपनी पावर से जाइंट येलो कलर का एक सर्कल बनाता है जिसमें से भारी मात्रा में सेना बाहर निकल रही थी। ये देखकर टीचर्स के साथ साथ सुन के बॉडीगार्ड्स भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। लेकिन तभी सुन बीच में आकर अपने स्वॉर्ड की ब्लू एनर्जी से ओल्ड मैन की येलो एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर दूसरी तरफ वैंग के डैड स्कूल के बाहर आ गए थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देते। तभी वे लोग स्कूल के अंदर से एक धमाके की आवाज सुनते हैं। अगले सीन में हम ओल्ड मैन के फ्लैशबैक में उसे लेडी बॉस के साथ देखते हैं और उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि ओल्ड मैन भले ही लेडी बॉस का ड्राइवर हो, लेकिन वो दोनों काफी करीब हैं। इस तरफ ईशा टैंग को कहती है कि बुफेंग काफी बदला बदला लग रहा है, उससे सावधान रहना। इधर ओल्ड मैन और सुन की लड़ाई चल रही थी जिसमें सुन ओल्ड मैन के सामने टिक नहीं पाती है और जब ओल्ड मैन उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी जू बीच में आकर उसे बचा लेता है, जिसे देखकर ओल्ड मैन कहता है कि मैं कब से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जवाब में जू उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा थोड़ी होने वाला था। इसके बाद जू और ओल्ड मैन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ नकली बुफेंग सुन को मारने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन सुन का बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है क्योंकि बचपन से ही वो सुन को मुसीबतों से बचाता आ रहा है। इस तरफ ओल्ड मैन और जू की फाइट चल रही होती है। तभी इमोर्टल हीरो का हेलीकॉप्टर आता है जिसमें स्नाइपर था। वो ओल्ड मैन को शूट कर देता है और ओल्ड मैन नीचे गिरने लगता है। ये देखकर जू तुरंत उनके पास जाता है क्योंकि ओल्ड मैन पहले जू का ड्राइवर था। वहीं ओल्ड मैन मरते हुए भी अपना फर्ज नहीं भूलता और अपने आप को किसी बॉम्ब की तरफ ब्लास्ट करता है ताकि वो जू को मार सके। मगर तभी टाइम रहते डॉग ओल्ड मैन की बॉडी में से निकल रही एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, जिसके चलते जू को कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ नकली बुफेंग सुन को मारने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन अब तक वहां पर काफी सारे इमोर्टल गार्ड्स आ गए थे, जिसे देखकर वो रुक जाती है और तभी टेंग वहां आता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम वैंग को देखते हैं। स्पिरिट उससे पूछता है कि रियल बुफेंग का क्या करना है। इस पर वेंग उसे यहीं रहकर बुफेंग का ध्यान रखने के लिए कहता है कि वो यहाँ से बाहर ना जा पाए। दरअसल वेंग को लगता है कि अगर बुफेंग कंपटीशन के टाइम नहीं आया तो कंपटीशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसे ये बात पता नहीं होती कि लेडी बॉस नकली बुफेंग बनकर बाहर घूम रही थी। अब अगले दिन कंपटीशन स्टार्ट करने की तैयारी की जाती है, जहाँ पर वेंग बुफेंग को देखकर हैरान रह जाता है कि वो स्पिरिट से बचकर यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि वो बुफेंग नहीं बल्कि लेडी बॉस है। इसके बाद सब लोग एक क्रिस्टल जैसी चीज पर हाथ रखकर कंपटीशन वाली जगह पर टेलीपोर्ट हो रहे थे। तभी वेंग के डैड उसका नाम लेते हुए वहां पर आते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वेंग टेलीपोर्ट हो चुका था। वहीं वेंग के डैड को देखकर जू काफी अजीब बर्ताव करता है और उसके बर्ताव को देखकर मिसेस पाल को काफी अजीब लगता है कि जू ऐसा क्यों कर रहा है। इसके थोड़ी देर बाद वेंग के डैड सील के बारे में जू को सब कुछ बता देते हैं, जिसे सुनकर जू काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्लास 59 और क्लास 60 दोनों टीम्स कंपटीशन वाली जगह पर टेलीपोर्ट होते हैं। इसके बाद हमें टैंग और उसका ग्रुप दिखाया जाता है। वो एक साथ एक ही जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे, जबकि वेंग और उसके दोस्त अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे। आगे टैंग ईशा को सिस्टम हैक करके वेंग और उसके दोस्तों की लोकेशन पता लगाने के लिए कहता है। तो ईशा अपनी पावर का यूज करती है और जल्दी ही उसे सबकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। वो कहती है कि चेन मेटल राउंड में है, सुन वाटर राउंड में है, डॉग फायर राउंड में है। साथ ही उसे डॉग के पास बुफेंग की स्पिरिचुअल फोर्स भी डिटेक्ट होती है। तभी लाल बालों वाला जोकर उससे सबसे कमजोर बच्चे के बारे में पूछता है। दरअसल गाइस, यहाँ पर वेंग की बात हो रही है। इस पर ईशा कहती है
कि सिस्टम ने उसकी स्पिरिचुअल फोर्स नल डिटेक्ट की थी, इसीलिए मैं उसे ट्रैक नहीं कर पा रही हूँ। तभी टैंक कहता है कि मेटल, अर्थ और वाटर राउंड में वो नहीं है और एयर राउंड में वो खुद खड़े हैं। इसका मतलब वो जरूर वुड राउंड में होगा। ये सुनते ही लाल बालों वाला जोकर वेंग से लड़ने के लिए वुड राउंड की तरफ चला जाता है। जस्ट दिन टैंक का एक और मेंबर कहता है कि ये तो सिर्फ 4 हुए, उनका 5वां साथी गुओ कहाँ पर है। इस पर ईशा उसकी लोकेशन ट्रैक करने ही वाली थी कि तभी टैंग उसे रोकते हुए कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले हम इन 4 से निपट लेते हैं, गुओ को बाद में देख लेंगे। तभी सीन गुओ की तरफ शिफ्ट होता है। वो पत्थर के पीछे छुपकर इनका सारा प्लान सुन लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जा पाता, टेंग अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिससे गुओ पत्थर की तरह टूट जाता है। दोस्तों, टेंग को पहले से ही पता थी कि वो पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। अब अगले ही पल हम गुओ को पेड़ पर बैठा हुआ देखते हैं और उसकी कमर पर 3 डॉल्स लटकी हुई थी, जिसमें से एक उसी टाइम डिस्ट्रॉय हो जाती है। दोस्तों, इससे हम ये समझ पाते हैं कि ये किसी वीडियो गेम की तरह है। जैसे गेम में हमें जीतने के लिए लाइफलाइन दी जाती है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी सभी प्लेयर्स को 3 लाइफलाइन दी गई है। तभी गुओ पेड़ पर बैठे बैठे लाल बालों वाले जोकर को वेंग की तरफ जाते हुए देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये क्लास 59 का सबसे कमजोर स्टूडेंट है, इसीलिए वो उससे लड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। टेंग ईशा को मेटल राउंड में चेन के साथ लड़ने के लिए भेजता है और खुद वाटर राउंड में सुन से लड़ने के लिए जाता है, क्योंकि उसे सुन से पिछला हिसाब जो पूरा करना था। दूसरी तरफ हम चेन को मेटल राउंड में देखते हैं और जब वो वहां पर आगे बढ़ रहा था, तभी उसकी बॉडी पर कट लग रहे थे, जिससे हम समझ पाते हैं कि वहां पर गिरने वाली पेड़ की पत्तियां मेटल की है, इसीलिए उसे मेटल राउंड कहते हैं। आगे चेन अपनी स्वॉर्ड वहां पर इंसर्ट करके जीतने ही वाला था कि तभी ईशा वहां आ जाती है और कहती है कि मेटल राउंड अब मेरा है। इस पर चेन जवाब देता है कि हमारी फैमिली का एक रूल है कि हम कभी किसी फीमेल के साथ फाइट नहीं करते, इसीलिए वो ईशा को 3 सेकंड में वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन ईशा इस पर कुछ नहीं कहती और अपने पावर का यूज करती है। इसके बाद वो चेन से कहती है कि मेरा काम हो गया, अब तुम्हारी बारी। यह सुनकर चेन कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो अपने आप को पीटने लगता है। दरअसल दोस्तों, ईशा ने अपने मैजिक से ऐसा जाल बुना था जिसके थ्रू वो चेन के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर पा रही थी और इसीलिए चेन अपने आप को ही पीट रहा था। अब ये सब कुछ टीचर्स और वेंग के डैड मॉनिटर पर देख रहे थे, जिसे देखकर वेंग के डैड कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब रियल में हो रहा है। जिसके जवाब में टीचर कहते हैं कि वे लोग वहां पर मर तो नहीं सकते, लेकिन उनके साथ वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसका डर वे लोग 100% महसूस कर सकते हैं। इस तरफ हम डॉग और नकली बुफेंग को लड़ते हुए देखते हैं, जहां पर बुफेंग डॉग पर अपनी नेगेटिव एनर्जी से अटैक करता है, मगर डॉग उसे कंज्यूम कर लेता है और वहां पर छुप जाता है। इधर जब लाल बालों वाला जोकर वुड राउंड में आता है, तब वो वेंग को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है, जिससे उसे लगता है कि वेंग मर चुका है। लेकिन तभी वेंग डॉग को कहते हुए सुनता है कि बुफेंग की कंज्यूम की हुई एनर्जी से मैं अपने आप पर लगे सील को तोड़ सकता हूँ। जिसे सुनते ही वेंग खड़ा हो जाता है और उसे देखकर लाल बालों वाला जोकर उससे लड़ने के लिए आगे आता है, मगर अब तक वहां पर गुओ आ चुका था। इसके बाद दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है और वेंग उन्हें खड़े होकर देख रहा था। दूसरी तरफ हम सून को देखते हैं। वो वाटर राउंड में थी, तभी उस पर कोई अनजान फोर्स अटैक करता है, लेकिन सून उससे बचकर मैजिक से अपनी स्वॉर्ड को एक लड़की में कन्वर्ट करती है और जल्द ही हमें पता चलता है कि सून पर अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि टेंग था। और सून की ही तरह टेंग ने भी अपनी स्वॉर्ड को एक समुराई में कन्वर्ट किया था। अब टेंग लड़ने के बजाय सुन के साथ उसके बचपन की बातें करने लगता है, लेकिन सुन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए वो उस पर एक विशाल ड्रैगन बनकर अटैक करती है। लेकिन टेंग का समुराई उससे आसानी से बच जाता है। इसके बाद हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है, जहां पर टीम 59 का स्कोर 3 और टीम 60 का स्कोर 0, यानी कि टीम 59 ने 3 राउंड्स पर कब्जा कर लिया था। तभी सून को चेन की आवाज सुनाई देती है, जिसे ईशा ने डिफीट कर दिया था और अब मेटल राउंड पर भी क्लास 59 का ही कब्जा था। तो अब क्लास 59 का टोटल स्कोर 4 होता है और क्लास 60 अभी भी 0 पर था।
अब ये सब देखकर सुन सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी टेंग अपनी पावर का यूज करते हुए पानी को फ्रीज करने लगता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि सुन की पावर पानी से आती है और जब पानी ही नहीं बचेगा तो सुन काफी कमजोर हो जाएगी। और ये बात सुन भी काफी अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो अपनी पूरी पावर का यूज करके टेंग पर अटैक करती है। लेकिन टेंग का समुराई काफी स्ट्रोंग होता है, वो काफी आसानी से सुन के साथ लड़ रहा था। अब इतना ही कम नहीं होता कि तभी वहां पर नकली बुफेंग भी आ जाता है और उसके हमले से सुन और ज्यादा जख्मी हो जाती है। नकली बुफेंग और टेंग को अपने सामने देखकर सुन समझ जाती है कि वो अब इन दोनों से नहीं लड़ सकती, इसीलिए वो भागने का डिसाइड करती हैं। लेकिन पानी फ्रीज होने के कारण वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। आगे नकली बुफेंग उस पर अटैक करने की प्रिपरेशन कर रहा था। तभी उन लोगों को वहां पर हवा में कोई तेजी से जाते हुए दिखता है। साथ ही में वहां पर एक काफी बड़ा तूफान आता है, जिसके कारण पानी पर जमी बर्फ टूटने लगती है और इसका फायदा उठाकर सुन वहां से रफू चक्कर हो जाती है। वहीं तूफान रुकने के बाद टेंग बुफेंग को सुन को ढूंढने के लिए कहता है। साथ ही में वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, लेकिन हमारे जीतने के बाद तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। इस पर नकली बुफेंग मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। आगे जब टेंग वोटर राउंड में अपनी स्वॉर्ड इंसर्ट करता है, तभी स्कोर बोर्ड अपडेट होता है, लेकिन उनके पॉइंट्स बढ़ने की बजाय कम होकर 4 पर आते हैं और क्लास 60 का 1 पॉइंट बढ़ जाता है। इधर जब सुन गुओ की तरफ जा रही थी, तभी गुओ उसे इन्फॉर्म करता है कि वैंग ने डॉग के साथ मर्ज कर लिया है, जिस पर सुन कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। दूसरी तरफ टीचर्स स्क्रीन पर वुड राउंड में किसी ब्लैक साये को देखते हैं, जिसका चेहरा काफी अजीब था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे, और अगर हाँ तो अच्छे बच्चे की तरह हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। 我就见。 दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग गुवो और लाल बालों वाले जोकर को दिखाने से होती है। वे लोग रुके हुए थे क्योंकि गुवो की वर्ड पावर कम हो गई थी, जिसे देखकर लाल बालों वाला जोकर उसका मजाक उड़ाने लगता है कि अब तुम्हारे पास अटैक करने के लिए वर्ड्स भी नहीं है और ऊपर से तुम सेम वर्ड्स दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। वहीं पर डॉग झाड़ियों में उन्हें देखता है और मन ही मन कहता है कि लड़ो और लड़ो ताकि मुझे तुम्हारी स्पिरिचुअल फोर्स मिल सके। लेकिन जैसे ही वो पास में वेंग को देखता है, वो वापस से घबराकर झाड़ियों में छुप जाता है। इसके बाद लाल बालों वाला जोकर वेंग को, जो पास में ही बैठा हुआ था, उसे यूजलेस कहकर लात मारकर नीचे गिरा देता है। यह देखकर गुवो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस पर एक न्यू वर्ड के साथ अटैक करता है, यूजलेस, हार्टलेस, एरोगेंट वगैरह वगैरह। और ये सारे वर्ड सुनकर वेंग अपने आप को रिलेट करता है। दरअसल उसे लग रहा था कि वो यूजलेस है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी कुछ खास नहीं किया और ना ही कभी अपने दोस्तों से सीधे मुंह बात की, जबकि वे लोग उससे काफी अच्छे से बात किया करते थे। अब यह सोचते हुए वेंग को काफी बुरा लग रहा था, जिसके कारण उसकी सील डैमेज होने लगती है और उसकी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही थी। ये देखकर डॉग उसकी नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम करने उसकी तरफ जाता है और वेंग को कहता है कि इस वक्त मैं ही हूँ जो तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम कर सकता है। यह सुनकर वेंग को एक आइडिया आता है और वो अपनी पावर से डॉग के साथ मर्ज हो जाता है। अब इससे होता यह है कि वेंग की नेगेटिव एनर्जी डॉग कंज्यूम करने लगता है और वेंग फ्रीली अपनी स्पिरिचुअल फोर्स यूज कर पा रहा था। अब डॉग के साथ मर्ज होने के कारण वेंग का रूप बदल जाता है और वेंग के बदले हुए रूप को देखकर लाल बालों वाला जोकर फिर से उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन इस बार वेंग जैसे ही उसकी स्वॉर्ड को अपनी एक उंगली से टच करता है, उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह देखकर लाल बालों वाला जोकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड काफी स्ट्रॉन्ग थी। इसके बाद वेंग उसे साइड के मानो उसकी किसी बड़े ट्रक से टक्कर हो गई हो, जिसके कारण वो उड़ते हुए काफी दूर चला जाता है। और गाइस, ये वही सीन होता है जो हमने पिछले पार्ट में देखा था। और इसके बाद वेंग वुड राउंड में स्वॉर्ड इंसर्ट करके कब्जा कर लेता है और इसी के कारण पिछले एपिसोड में जब टेंग ने वाटर राउंड में स्वॉर्ड इंसर्ट की थी, तब उनका काउंट बढ़ने की बजाय कम हो गया था।
अब ये सारा नजारा टीचर्स भी मॉनिटर पर देख रहे थे कि कैसे वेंग ने डॉग के साथ मर्ज किया। ये देखकर सीनियर एक्स अपने टीचर को मस्का लगाते हुए पूछती है कि क्या आपने वेंग को ये ट्रिक सिखाई। इस पर टीचर भी चने के पेड़ पर चढ़ जाता है और हाँ में जवाब देता है, जिस पर सीनियर एक्स कहती है कि क्या आप बाद में टाइम मिलने पर मुझे ये ट्रिक सिखा सकते हो। जिसे सुनकर अपने टीचर के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो तुरंत हाँ कर देते हैं। दूसरी तरफ हम टैंक को देखते हैं कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके पॉइंट्स कैसे कम हो रहे थे। तभी ईशा उसे बताती है कि वेंग ने डॉग के साथ मर्ज किया है और इससे वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो गया है। जिसे सुनकर टैंक हैरान हो जाता है क्योंकि वो वेंग को एक कमजोर स्टूडेंट समझ रहा था। आगे टैंक ईशा से वेंग की लोकेशन के बारे में पूछता है तो ईशा बताती है कि वेंग अभी मेटल राउंड की तरफ जा रहा है। ये सुनकर टैंक बुफेंग और अपने एक और साथी को अर्थ राउंड पर कब्जा करने के लिए भेजता है क्योंकि गुओ और सुन वहां पर नहीं थे और चेन मेटल राउंड में बेहोश पड़ा हुआ था। इसके बाद टेंग अपने अकल के घोड़े दौड़ाकर सोचता है कि अगर हम पांचों एक साथ वेंग पर अटैक कर दे तो वेंग हमें आसानी से हरा देगा क्योंकि उसकी पावर अब काफी ज्यादा हो चुकी है। इसीलिए वो एक बेहतरीन प्लान बनाता है कि वेंग जिस किसी राउंड में प्रेजेंट होगा वे लोग उस राउंड को छोड़कर बाकी सभी राउंड्स पर एक साथ कब्जा करेंगे। इससे होगा ये कि क्लास 60 के पास हमेशा एक ही राउंड रहेगा और क्लास 59 के पास बाकी सारे राउंड्स, यानी कि वे लोग आखिर में आसानी से जीत जाएंगे। ऐसा टैंक को लगता है, इसीलिए वो ईशा को तुरंत वुड राउंड में आने के लिए कहता है। इस तरफ वेंग भागता हुआ मेटल राउंड में आता है जहां पर चेन बेहोश पड़ा हुआ था, तो वो जैसे तैसे करके उसे होश में लाता है और उसे सही सलामत देखकर मेटल राउंड में अपनी स्वॉर्ड इंसर्ट करता है। इसके कारण अब क्लास 60 का स्कोर 3 और क्लास 59 का स्कोर 2 पर आ गया था। वहीं स्कोर बोर्ड को देखकर चेन हैरान रह जाता है कि उन लोगों ने इतने राउंड कब जीते। साथ ही में वो वेंग से उसके हुलिये के बारे में भी पूछता है। इस पर वेंग उसे बताता है कि मैंने और डॉग ने एक साथ मर्ज कर लिया है, जिसे सुनकर चेन काफी खुश होता है और उसे खुश देखकर वेंग भी मुस्कुराने लगता है। दरअसल वेंग को खुद पता नहीं होता कि उसके चेहरे पर ये स्माइल कहां से आ गई। वहीं वेंग को हंसते हुए देखकर उसके डेड के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वेंग बचपन से ही काफी सीरियस था। तभी वेंग देखता है कि उसने जितने भी राउंड्स पर कब्जा किया था उन्हें वापस क्लास 59 ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह देखकर वेंग को काफी गुस्सा आता है और इसके कारण उसकी नेगेटिव एनर्जी लीक होना शुरू हो जाती है। यह देखकर डॉग उसे कहता है कि अपने आप पर कंट्रोल रखो, मैं इतनी नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम नहीं कर सकता, मेरी भी कुछ लिमिट्स है। जस्ट देन सुन और गुवो वेंग और चेन को कांटेक्ट करते हैं। वहीं सुन की आवाज सुनकर वेंग अपने आप को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। आगे सुन गिरते हुए पॉइंट्स को देखकर सभी को कहती है कि हम वेंग को किसी एक राउंड को सिक्योर करने के लिए उसके पास छोड़ देंगे क्योंकि उसकी पावर काफी ज्यादा है और टैंग और उसका ग्रुप उसके साथ लड़ने के लिए नहीं आएंगे और इस तरह से हमारे पास एक राउंड सिक्योर रहेगा। साथ ही में वो चेन को मेटल राउंड की सुरक्षा करने के लिए वहीं पर रहने के लिए कहती है, जिसे सुनकर चेन जोश में आकर छाती पीटने लगता है अपनी पावर दिखाने के लिए। इसके बाद सुन और गुवो अर्थ राउंड पर कब्जा करने के लिए जाते हैं क्योंकि वहां पर टैंक की टीम का सिर्फ एक ही मेंबर पहरा दे रहा था। दूसरी तरफ ईशा टैंक को इन्फॉर्म करती है कि सुन और गुवो बड़ी तेजी से अर्थ राउंड की तरफ जा रहे हैं, जिसे सुनते ही टैंक तुरंत ईशा के साथ उस तरफ जाने के लिए निकलता है। इधर गुवो अर्थ राउंड पर पहुंचकर टैंक के 5th मेंबर को उल्टी सीधी हरकतें करके उल्टी सीधी बातें करके चिढ़ाने लगता है, जिसे देखकर टैंक का फ्रेंड काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और उसे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जैसे ही वो गुवो की तरफ जा ही रहा था कि तभी टैंक उसे कहता है कि अगर तुमने आज अर्थ राउंड को अपने हाथ से जाने दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसे सुनते ही वो होश में आ जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि सुन वहां पर स्वॉर्ड इंसर्ट करने ही वाली थी, जिसे देखकर वो सुन की तरफ भागने लगता है और उसे सुन की तरफ जाता हुआ देख गुवो अपनी वर्ड पावर का यूज करके एक बड़ा सा वर्ड उसकी तरफ फेंकता है। अब दोस्तों ये वर्ड उसे लगेगा या नहीं लगेगा, सुन स्वॉर्ड इंसर्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इन सब का जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेगा। दोस्तों इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और अगर हाँ तो आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें चैन को मेटल राउंड की सुरक्षा करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहां पर बूफेंग आता है, जिसे वायरलेस पर टैंक कहता है कि अगर तुमने मेरे प्लान के मुताबिक मेटल राउंड पर कब्जा कर लिया तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। जिसे सुनकर बूफेंग हा क्रीपी सी स्माइल देता है। जस्ट देन सीन कट होता है और हमें सून के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और थोड़ी देर बाद छोटा टेंग भी अपनी फैमिली के साथ वहां पर आता है। आगे उन दोनों के चेहरे को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो लोग बचपन से ही एक दूसरे को हेट करते आ रहे हैं। उनकी फैमिली एक दूसरे के सामने तो अच्छे रहने का बर्ताव करती है, मगर मन ही मन वे लोग एक दूसरे के राइवल्स हैं। इसके बाद प्रेजेंट में सुन फायर राउंड में स्वॉर्ड इंसर्ट करने ही वाली थी कि तभी टैंक का फ्रेंड उसे देख लेता है और उसे रोकने के लिए उसकी तरफ भागता है। ये देखकर गुओ उस पर एक वर्ड फेंक कर मारता है, लेकिन बदकिस्मती से टैंक का फ्रेंड पत्थर से ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है और गुओ का वर्ड सीधे जाकर सुन को लगता है। इसके कारण सुन को काफी चोट आती है। ये देखकर गुओ तुरंत उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और अब तक वहां पर टैंक भी आ चुका था। टैंक के कहने पर टैंक का फ्रेंड एक बार फिर सुन की तरफ भागता है। ये देखकर गुओ उसके सामने एक पत्थर की दीवार खड़ी कर देता है, जिसे अगले ही पल टैंक का समुराई चकनाचूर कर देता है, जिसके कारण टैंक का फ्रेंड अंदर पहुंचकर सुन के साथ लड़ने लगता है। तभी हम देख पाते हैं कि गुओ के हमले के कारण सुन काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। वहीं सुन की स्वॉर्ड अभी भी पत्थर के अंदर इंसर्ट थी, लेकिन सुन ने उसे पकड़ नहीं रखा था, जिसे देखकर टीचर्स कहते हैं कि सुन इस तरह से राउंड पर कब्जा नहीं कर पाएगी। उसे कम से कम 10 सेकंड तक स्वॉर्ड पकड़ कर रखना होगा, तभी वो वहां पर कब्जा कर पाएगी। वहीं पर टैंक का फ्रेंड उससे कहता है कि सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक हो रहा है, जिसे सुनकर टैंक उसे एक मुक्का मारते हुए कहता है कि कहाँ सब अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है। मैं इन्हें 5-0 से हराना चाहता था, लेकिन अब 4-1 भी चलेगा। जिसे सुनते ही गुओ और सुन दोनों की दिमाग की बत्ती जलती है और वे लोग तुरंत टैंक के पूरे प्लान को समझ जाते हैं कि वैंग जिस राउंड पर होगा वे लोग उस राउंड को छोड़कर बाकी सभी राउंड्स पर कब्जा करेंगे। दूसरी तरफ हम ईशा को देखते हैं। वो वैंग पर नजर रखे हुई थी ताकि अगर वैंग किसी और राउंड पर कब्जा करने के लिए जाता है तो वो वाटर राउंड पर भी कब्जा कर ले, जिससे 4-1 का टारगेट कंटिन्यू रहेगा। इधर ये सब सुनकर गुओ कहता है ऐसे तो हमारा हारना तय है, जिस पर सुन कहती है कि हमें किसी भी हालत में यहाँ पर कब्जा करना ही होगा। इस तरफ हम चेन और बुफेंग को लड़ते हुए देखते हैं। चेन बुफेंग के हर एक वार से बच रहा था क्योंकि सुन ने उसे कहा था कि हमें अपोनेंट से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे स्वॉर्ड इंसर्ट करने में देरी करवानी है ताकि हमारी स्वॉर्ड इंसर्ट रहे और हमारे पॉइंट बढ़ते रहे और हम जीत जाएं। तभी नकली बुफेंग चेन को गुस्सा दिलाने के लिए उसे यूजलेस कहकर पुकारता है, जिसे सुनते ही हम चेन के बचपन का एक सीन देखते हैं जहां पर उसके डैड उसे मार्शल आर्ट सिखा रहे थे, लेकिन चेन वो सब नहीं सीखना चाहता और वो उन्हें मना कर देता है। इसी के कारण जब चेन के डैड उस पर वार करने के लिए उस पर स्वॉर्ड फेंकने ही वाले थे कि तभी उनकी स्वॉर्ड दूर जाकर गिरती है और तभी हमें पता चलता है कि वहां पर लॉर्ड बुद्धा चेन को प्रोटेक्ट करते हुए दिखते हैं। वहीं प्रेजेंट में नकली बुफेंग नोटिस करता है कि पेड़ से गिरी हुई पत्तियां किसी ब्लेड की तरह शार्प है, इसीलिए वो अपनी नेगेटिव एनर्जी से सभी पत्तियों को जमा करता है और फिर उसे चेन की तरफ फेंकता है ताकि वो जख्मी हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि चेन उन पत्तियों को अपनी स्वॉर्ड के जरिए रोक लेता है, मगर फिर भी कुछ पत्तियों से वो जख्मी हो जाता है। यह देखकर नकली बुफेंग अपनी नेगेटिव एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाने लगता है। इस तरफ सुन गुओ को वहां से जाने को कहती है क्योंकि वो अकेले ही टैंक के साथ लड़ना चाहती थी, जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी गुओ को पीछे हटना पड़ता है, मगर वो कुछ दूर जाकर रुक जाता है और अपने पीछे अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है। अब यह सब देखकर टैंक कहता है कि तुम अपनी कमजोर स्वॉर्ड की मदद से मेरे साथ नहीं लड़ पाओगी, जिस पर सुन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बिना स्वॉर्ड के भी लड़ सकती हूँ, जिसे सुनकर टैंग उसे कमजोर बताते हुए कहता है कि तुम बचपन से अभी तक बिल्कुल नहीं बदली, तुम पहले भी मुझसे हारा करती थी और आज भी हारने वाली हो। ये सुनकर सुन उस पर हमला कर देती है, जिसके कारण समुराई और उसके बीच काफी तगड़ी फाइट होती है। तभी हम दूर खड़े गुओ को देखते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड को चुपके से एक्टिवेट करता है क्योंकि उसने यहाँ आने से पहले सुन को कहा था
कि उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है और उसकी स्पिरिट को बुलाकर हम डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमें इसे क्रिटिकल सिचुएशन में ही यूज करना चाहिए, क्योंकि हम इसे सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम चेन को देखते हैं। वो नकली बुफेंग यानी लेडी बॉस के हमले से काफी ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उसे स्वॉर्ड इंसर्ट करने से रोकता है, जिसके कारण नकली बुफेंग कुछ ऐसा करता है कि वो दर्द में कर्राने लगता है, जिसे देखकर वैंग के डैड काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सीनियर एक्स को ये सब रोकने के लिए कहते हैं। जिस पर सीनियर एक्स कहती है कि चिंता मत कीजिए, गेम काफी सिक्योर है, इसमें किसी की जान को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद नकली बुफेंग घायल और रोते हुए चेन को लात मारकर दूर फेंक देता है और मेटल राउंड में अपनी स्वॉर्ड इंसर्ट करता है। वहीं जब काउंटडाउन चल रहा था, तभी चेन अपने दोस्तों को याद करता है, जिसके चलते उसके अंदर छुपी लॉर्ड बुद्धा की पावर बाहर आ जाती है और फिर वो नकली बुफेंग पर अटैक करता है, जो अपनी नेगेटिव एनर्जी से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चेन की पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो नकली बुफेंग की नेगेटिव एनर्जी को सरपास करके उस पर अटैक करता है, जिसके कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। दूसरी तरफ ईशा टैंग को इन्फॉर्म करती है कि गुवो अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर निकाल रहा है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां पर गुवो ने सुन को कहा था कि वो अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को तभी बाहर निकाल सकता है जब हम किसी दूसरी पावरफुल स्वॉर्ड स्पिरिट का सेक्रीफाइस करें। वहीं प्रेजेंट में और कोई रास्ता ना होने के कारण सुन अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट का सेक्रीफाइस करती है ताकि गुवो की स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर निकल पाए। यह देखकर टैंग सुन पर हंसने लगता है कि अब तुम किसी काम की नहीं, क्योंकि तुमने अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्रीफाइस कर दी। जस्ट देन गुवो की स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर निकलती है, जो कि एक काफी बड़ा फिनिक्स होता है। यह देखकर टैंक का समुराई उस पर हमला करता है, लेकिन फिनिक्स काफी स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो टैंक के समुराई को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर टैंक दंग रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता, जिसके बाद सुन फायर राउंड पर कब्जा कर लेती हैं। ये देखकर अपने टीचर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी सीनियर एक्स कहती हैं कि हमारे पास अभी भी ज्यादा पॉइंट है और हम जीत सकते हैं। तभी दोस्तों में एकदम से दिखाया जाता है कि वैंग वुड राउंड पर कब्जा कर लेता है, जिसके कारण स्कोर बोर्ड अपडेट होता है और उसे देखकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं चेन भी स्कोर बोर्ड देखकर खुश होते हुए कहता है कि सुन का प्लान काम कर गया और वो सही थी। अब सीन नकली बुफेंग यानी लेडी बॉस की तरफ शिफ्ट होता है और उसे ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो बुफेंग की बॉडी को चीरकर बाहर निकलकर चेन पर अटैक कर देती हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दोस्तों इसके आगे क्या होगा, क्लास 59 या फिर क्लास 60 जीतेगी, इसका जवाब तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं, और अगर हाँ तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम फ्लैशबैक में सून को देखते हैं। वो वैंग और चेन को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि कैसे हमें आगे के राउंड्स पर कब्जा करना है, जिसकी जिम्मेदारी वो वैंग पर डालती है, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि टैंक की टीम में से कोई भी उसके साथ लड़ने की जरूरत नहीं करेगा। वहाँ पर सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर ईशा अभी भी यहाँ से जाएगा तो वो वाटर राउंड पर कब्जा कर लेगी और इस तरह उनकी जीत निश्चित है। मगर तभी अनाउंसमेंट होती है कि क्लास 60 ने फायर राउंड पर कब्जा कर लिया है, जो कि पिछले एपिसोड में सुन ने किया था, जिसे सुनते ही ईशा समझ जाती है कि टैंक फेल हो चुका है। इसीलिए वो तुरंत बाकी बचे राउंड्स की तरफ जाती है। लेकिन तभी एक और अनाउंसमेंट होती है कि क्लास 60 ने वुड राउंड पर भी कब्जा कर लिया है, और ये वैंग था जिसने पिछले एपिसोड में ही वुड राउंड पर कब्जा कर लिया था। मगर ये हुआ कैसे, क्योंकि वैंग तो वाटर राउंड में बैठा था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर सुन वैंग से कह रही होती है कि डॉग को इंसान का रूप देकर वाटर राउंड की सुरक्षा करने के लिए बैठा दो और तुम उससे अलग होकर वुड राउंड पर कब्जा करने के लिए चले जाना, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल फोर्स सिस्टम में नल है तो ईशा तुम्हें ट्रैक नहीं कर पाएगी। वहीं प्रेजेंट में ईशा समझ नहीं पाती कि वुड राउंड पर कब्जा किसने किया,
क्योंकि चेन मेटल राउंड में था, गुओ और सुन फायर राउंड में थे और वेंग यहाँ पर बैठा हुआ है। वो कंफ्यूजन में ही थी कि तभी पीछे से डॉग आता है जो कि मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। उसे देखकर ईशा काफी बुरी तरह से डर जाती है। यहाँ पर डॉग रिवील करता है कि तुमने जो जाल वेंग को ट्रैक करने के लिए बिछाया था, मैं उसी के जरिए तुम तक पहुंचा हूँ। इसके बाद अपनी क्लास 60 ने 5 में से 4 राउंड पर कब्जा कर लिया था। बचा था सिर्फ एक और वो था एयर राउंड। इधर मेटल राउंड में जहाँ पर चेन था उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, इसीलिए गुओ उसे देखने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम सभी टीचर्स को देखते हैं। वे लोग क्लास 60 का स्कोर देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन वेंग के डैड उदास थे, जिसका इकलौता कारण है वेंग, जो कि बचपन से ही किसी भी इमोशन या फिर फीलिंग को महसूस नहीं करता, फिर चाहे वो क्लास में फर्स्ट आया हो या फिर लास्ट। इसीलिए उन्हें डर था कि वेंग एयर राउंड पर जाकर कब्जा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो इमोशन को महसूस करता है उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, जिसके कारण वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और नेगेटिव एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर निकलती है, जो कि बाकी लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। इसीलिए उसने बचपन से ही अकेला रहकर इमोशन और फीलिंग जैसी चीजों को अपने से दूर रखा। बट जब फर्स्ट टाइम उसने सून को देखा तो उसके इमोशन फिर से जाग गए, उसकी हार्ट बीट तेज होना शुरू हो गई और इसी वजह से उसने सून के साथ ठीक से बात नहीं की और उसे इग्नोर करके वहां से चला गया ताकि वो अपने आप पर कंट्रोल कर सके। लेकिन आगे जैसे जैसे उसने सून के साथ टाइम स्पेंड किया और चेन और गुओ के साथ उसकी दोस्ती होती है, वो फिर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया और इसी के चलते उसकी सील ब्रेक होना स्टार्ट हो गई। वहीं प्रेजेंट में जब गुओ मेटल राउंड में आता है तो वो चेन की हालत देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी थी, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि उसकी ये हालत की जिम्मेदार लेडी बॉस है, जिसने पिछले एपिसोड में अपने आप को रिवील किया था। दूसरी तरफ ईशा डॉग के इंसानी रूप को देखकर डर के मारे बेहोश हो जाती है। तभी डॉग को कुछ महसूस होता है और वो वेंग की तरफ जाने के लिए निकलता है। इस तरफ जैसे तैसे अपनी फीलिंग को दबाकर वेंग एयर राउंड में पहुंच चुका था, जहां पर वो स्वॉर्ड इंसर्ट करने ही वाला था कि तभी वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस करने लगता है। इसके कारण उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करता है और किसी तरह से स्वॉर्ड इंसर्ट करता है। उस दौरान सभी टीचर्स की नजर उसी पर होती है, क्योंकि ये लास्ट राउंड था। यहाँ पर कब्जा करने के बाद क्लास 60 जीत जाएगी। पर जैसे ही काउंटडाउन स्टार्ट होता है, वेंग वापस से सून के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस करने लगता है, जिसके चलते उसकी हार्ट बीट फिर से तेज होने लगती है और इसी वजह से वो कमजोर पड़ रहा था और वो जोर से अपना हाथ हटाने लगता है। तभी टीचर्स ये सब देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि ये आखिरी चांस होता है, अगर इस बार नहीं हुआ तो वो हार जाएंगे। तभी किस्मत से सुन वहां आ जाती है और वो उसके हाथ पर हाथ रख देती है। वेंग शांत हो जाता है और उसके बढ़ते हुए हार्ट बीट पर ताले लग जाते हैं। अब काउंटडाउन वापस से शुरू होता है। 4, 3, 2, 1 बूम, और क्लास 60 जीत जाती है। और क्लास 60 के जीतने के बाद क्लास 60 के टीचर्स जीत की खुशियां मना रहे थे। तभी वेंग के डैड जू को मेटल राउंड देखने के लिए कहते हैं और जब कैमरा शिफ्ट होता है तो सब लोग देखते हैं गुओ चेन को पकड़कर रो रहा था। साथ ही में वो किसी को हेल्प के लिए भी बुलाता है, ये कहकर जल्दी आओ वरना चेन मर जाएगा। यह देखकर अपने टीचर सीनियर एक्स पर गुस्सा करते हैं कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर सीनियर एक्स कहती है जरूर कोई चुपके से अंदर आ गया होगा। दूसरी तरफ सुन वेंग को हंसने के लिए कहती है, क्योंकि वो हंसते हुए काफी अच्छा लगता है। यह सुनकर अपना हीरो शर्मा जाता है। तभी अचानक से पीछे से आकर लेडी बॉस सुन पर अटैक कर देती है, जिसके कारण सुन की आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकलकर वेंग के गले लग जाती है और फिर थोड़ी देर में गायब हो जाती है। अब ये सब देखकर वेंग अपनी फीलिंग पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी सील टूट जाती है। आसपास का पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है और आसपास बहुत सारे धमाके होने लगते हैं और गुस्से के कारण वो लेडी बॉस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी डॉग वहां पर आकर टाइम को फ्रीज कर देता है। लेकिन ये चीज भी वेंग को रोक नहीं पाती, क्योंकि वो टाइम बैरियर को तोड़कर लेडी बॉस को एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से टाइम रुके हुए होने के बावजूद भी लेडी बॉस मूव कर पाती है। इसके बाद लेडी बॉस वेंग पर एक एक करके हमले करती है, लेकिन वेंग का बाल भी बाका नहीं होता। यहाँ पर वेंग को सुन की डेथ के बारे में सोचकर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो लेडी बॉस पर चुन चुन कर हमले करता है।
जिससे लेडी बॉस की हालत पतली हो जाती है। आगे वेंग उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए एनर्जी बॉल बनाकर उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी लेडी बॉस अपने आप को मारने को कहती है कि मार दो मुझे, उसके बाद तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। ये सुनकर वेंग को सून की याद आ जाती है और वो नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वेंग सून के पास आकर अपनी हीलिंग पावर से उसे ठीक करने की कोशिश करता है, मगर वो काम नहीं कर रही थी। तभी डॉग उसे बताता है कि लेडी बॉस ने सून को पंच मार के उसकी आत्मा बाहर निकाल दी है, यानी वो मर चुकी है। जिस पर वेंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसकी बॉडी अभी भी गर्म है। इस पर डॉग कहता है कि वो इसलिए क्योंकि जब मैंने टाइम फ्रीज किया तो उसकी बॉडी में थोड़ी सी जान बाकी थी, और मैं जैसे ही टाइम को अनफ्रीज करूंगा सुन हमेशा के लिए चली जाएगी। ये सुनकर वेंग को काफी ज्यादा दुख होता है, लिटरली वो रोने लगता है। जिसे देखकर डॉग कहता है कि मैं टाइम को हमेशा के लिए रोक सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, जिससे तुम सुन के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो और मैं भी तुम सुन के बिना ही अपनी लाइफ स्टार्ट करो। लेकिन हम वेंग को देखकर समझ पाते हैं कि वो सुन के साथ ही रहना चाहता था, इसीलिए वो सुन का हाथ कसकर पकड़ लेता है। तो दूसरी तरफ डॉग सोच रहा है कि काश मैं किसी तरह वेंग की मदद कर सकता। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। 偶然将朋友都这么हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। दोस्तों पिछले एपिसोड में कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था पर वो कॉमेडी बन गया। खैर, होता है सबके साथ। चलिए हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वेंग को देखते हैं जिसकी सील टूट चुकी थी और जिसके चलते वो अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन तुरंत बाद वो अपनी पावर का यूज करके दुनिया को रीबूट करता है, इस उम्मीद में कि शायद इस तरीके से सुन वापस जिंदा हो जाए। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इस बार दुनिया को रीबूट करने के बावजूद सुन वापस जिंदा नहीं होती। वहीं वेंग की ऐसी हालत देखकर स्पिरिट कहता है कि सुन की बॉडी में आत्मा नहीं है, जिसके कारण वो वापस जिंदा नहीं हो सकती। आगे डॉग वेंग से कहता है कि तुम अपनी हीलिंग पावर से फिजिकल इंजरीज तो ठीक कर सकते हो, लेकिन किसी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा नहीं कर सकते। जिसे सुनकर वेंग निराश हो जाता है और कहता है कि सब मेरी ही गलती है, मुझे लेडी बॉस को पहले ही ठिकाने लगा देना चाहिए था। इस पर डॉग कहता है कि टाइम फ्रीज होने के कारण हमें जितना टाइम चाहिए उतना टाइम सॉल्यूशन ढूंढने में ले सकते हैं। आगे वेंग के पूछने पर डॉग बताता है कि मैं टाइम को कंट्रोल कर सकता हूँ और वो पॉसिबल होता है स्पिरिचुअल फोर्स को स्पीड ऑफ लाइट में कन्वर्ट करके। जिसे सुनते ही वेंग कहता है कि तुम स्पीड ऑफ लाइट का यूज करके पास्ट में जा सकते हो। इस पर डॉग हाँ में जवाब देता है, लेकिन उसके लिए एक प्लेनेट जितनी बड़ी स्पिरिचुअल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। जिसे सुनते ही वेंग अपनी पावर से एक प्लेनेट जितना बड़ा स्पिरिचुअल फोर्स की एनर्जी का गोला बनाता है। जिसे देखकर डॉग कहता है कि हम पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन ये सब हेवन के रूल्स के खिलाफ है और इस दौरान हम पर हेवन लाइटनिंग से अटैक कर सकता है। जिससे वेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो डॉग को मर्ज होने के लिए कहता है। वहीं उनके मर्ज हो जाने के बाद वेंग जैसे ही टाइम पीछे करने लगता है, हेवन उन पर लाइटनिंग से अटैक करता है। तभी सीन कट होता है और हमें फर्स्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहां पर वेंग का स्कूल में फर्स्ट डे होता है। इस दौरान कुछ सीनियर्स उसे परेशान कर रहे थे, जिसे देखकर चेन और गुवो उसकी मदद करते हैं, जबकि फर्स्ट एपिसोड में सून ने उसकी मदद की थी। आगे वेंग उसी तरह से चेन और गुवो को पैसे देता है जैसे उसने सून को दिए थे और ये बात उसे काफी अजीब लगती है। वहीं जब वेंग क्लास में था तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने सून बैठी हुई हो, लेकिन वो कोई और लड़की निकलती है। इसके बाद जब वो चेन और गुवो के साथ घर जा रहा था तब उसे कार में सून दिखती है, तो वो उसके पीछे भागता है, लेकिन वहां पर टेंग और ईशा बैठे हुए थे। दरअसल ये सब वेंग की शक्तियों की वजह से हो रहा था। वो डॉग के साथ मिलकर पास्ट में जाना चाहता था, लेकिन उसकी पावर की वजह से उसने गलती से एक नई दुनिया ही बना दी थी जो कि पुरानी दुनिया को कंज्यूम कर रही थी। और इसी के कारण इस नई दुनिया में वेंग को सून के विजन आ रहे थे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पुरानी दुनिया पूरी तरह से नई दुनिया में समा जाएगी। इसके बाद हमें इन्फर्नो रियल में दिखाया जाता है
जिसे हेवन भी कहते हैं। वहीं पर हम चित्रगुप्त और यमराज को देखते हैं। वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उनका सेवक सून की स्पिरिट को लेकर आता है, जिसे देखकर यमराज और चित्रगुप्त दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब ऐसा क्यों, ये हमें जल्द ही पता चलेगा। दूसरी तरफ हम नई दुनिया में वेंग को देखते हैं। वो चेन और गुओ के साथ वो सब कुछ कर रहा था जो उसने कभी सून के साथ किया था। आगे वो लोग एक फ्यूचर प्रेडिक्शन मूर्ति के पास आते हैं, जहां पर सबसे पहले चेन अपना हाथ उस मूर्ति पर रखता है और वो मूर्ति बताती है कि तुम इस सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। जिसे सुनते ही चेन फूट फूट कर रोने लगता है और उसे देखकर गुवो कहता है कि देखो कैसे बच्चों की तरह रो रहा है। लेकिन जब वो मूर्ति पर हाथ रखता है तो मूर्ति कहती है कि तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार 40 साल की उम्र में मिलेगा। जिसे सुनते ही वो भी चेन के साथ मिलकर रोने लगता है। इसके बाद जब वेंग मूर्ति पर हाथ रखता है तो वो मूर्ति कुछ कहने की बजाय टूटने लगती है। इस तरफ हम यमराज को देखते हैं। उसकी हालत सून को देखकर काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वेंग कुछ खतरनाक कर रहा है और अगर उसे नहीं रोका गया तो उनकी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। साथ ही में ये भी कि सून वेंग की रिलेटिव है, इसीलिए वो जल्दी से डॉक्यूमेंट चेंज करके सून को वापस उसी दुनिया में भेज देता है, जिसके चलते इधर असली दुनिया में सून वापस जिंदा हो जाती है और ये देखकर स्पिरिट की फटकर 4 हो जाती है। इसके बाद स्पिरिट सून को सब कुछ बताता है कि अभी तक क्या क्या हुआ, जिसे सुनकर सून काफी ज्यादा खुश होती है कि वेंग उसे वापस जिंदा करने के लिए क्या कुछ कर रहा है। आगे स्पिरिट कहता है कि अगर वेंग को जल्द ही नहीं जगाया गया तो दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जिसे सुनकर सून सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी लेती है, जिस पर स्पिरिट कहता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा वेंग की दुनिया को डिस्ट्रॉय करने में। इस पर सून कहती है कि एक जवान लड़की का प्यार में पड़ना यही सबसे बड़ा डर होता है। जिसके बाद स्पिरिट स्वॉर्ड में बदल जाता है और फिर सून उसे लेकर वेंग को जगाने के लिए निकल जाती है। लेकिन वेंग का डिफेंस सिस्टम उस पर काफी अटैक करता है, मगर इसके बावजूद सून जैसे तैसे करके वेंग के पास पहुंचकर स्वॉर्ड उसके सीने में घुसा देती है, जिससे वेंग को होश आता है और वो सून को अपने सामने देखकर काफी खुश होता है। तभी सीन कट होता है और हम नकली बुफेंग को देखते हैं। उसकी बॉडी में से लेडी बॉस बाहर निकलती है, मगर वो चेन पर हमला कर पाती उससे पहले ही वेंग उसे अपनी पावर के जरिए जमीन में दफना देता है, ताकि वो आगे चल के सून को ना मारे। इसके बाद वेंग एयर राउंड में स्वॉर्ड इंसर्ट करता है और काउंटडाउन खत्म होते ही क्लास 60 जीत जाती है, जिसके कारण सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। आगे सून वेंग से बात करने के लिए उसके पास जा रही थी कि तभी रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पर हम क्लियरली समझ पाते हैं कि वेंग ने टाइम रिवर्स किया है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि टाइम रिवर्स करने से पहले डॉग वेंग से कहता है कि सब कुछ ठीक करने के लिए अगर तुमने टाइम रिवर्स किया तो सून को इस पीरियड का कुछ भी याद नहीं रहेगा। जिसे सुनकर सून कहती है कि कोई बात नहीं, फिर भी तुम टाइम को रिवर्स करो, क्योंकि दुनिया को बचाना ज्यादा जरूरी है और मुझे यकीन है कि मैं किसी भी टाइम पीरियड में रहूं। जिसे सुनकर वेंग इमोशनल हो जाता है और वो टाइम को रिवर्स कर देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम वेंग के डैड को देखते हैं। वो वेंग के लिए न्यू सील लेकर आए थे, जिसे वो वेंग की गर्दन पर लगा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्लास 60 की जीत के कारण सून और सभी टीचर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं सीनियर एक्स टेंग और उसके ग्रुप को काफी सुना रही थी कि वो क्लास 60 को 5-0 से हराना चाहते थे, लेकिन अब वह खुद ही 5-0 के साथ हार गए। और फिर गाइस इसी के साथ डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग का सीजन 1 एंड होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए एक से लेकर एक सीरीज लेकर आते रहें। तो फिर हम मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।